Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. A very warm welcome to all the participants of today's session and the faculty as well. I hope you all had a great day at work and at homes. आज हम इस ट्रेनिंग के फॉर्मल सेकंड डे, क्योंकि मंडे हमारा जो था वो इट वाज अ डे ऑफ द ओरिएंटेशन, जिसमें हमने ओरिएंटेशन की थी। तो कल ट्यूसडे हमारा फर्स्ट फॉर्मल डे था स्कूल से, और आज सेकंड फॉर्मल डे है। तो कल का जो दिन था उसमें हमने कल के सेशन में हमने बात की थी रिगार्डिंग जो इन स्टार्टिंग थी हमारी पहले मॉड्यूल, और मॉड्यूल की स्टार्टिंग में हमने दो चीज़ें कवर करने की कोशिश की थी। मेनली पहली चीज़ ये कवर की थी हमने कि जो हिस्ट्री है क्राइसिस नेगोशिएशंस की लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से, इसको एक एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, एज अ फील्ड ऑफ स्टडी क्यों पढ़ने और समझने की ज़रूरत पड़ी, और इसे एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी कब सीरियसली लिया गया और इसके ऊपर रिसर्च की गई और फिर ये लॉ इन्फोर्समेंट को पढ़ाया और सिखाया जाने लगा। मैंने ये बताया था कि 1970s में मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ ऐसे होस्टेज क्राइसिस के वाक़यात हुए और कुछ ऐसे राइट्स हुए, कुछ ऐसे जो है वो सिविल राइट्स या ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। एंटी गवर्नमेंट, एंटी स्टेट जो थे वो एंटी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो होते हैं, इस किस्म के कुछ राइट्स हुए। और फिर इनके बाद एक चीज़ हमने कही थी जो बड़ा फ्रीक्वेंटली उस वक्त देखी गई और वो अनप्रेसिडेंटेड थी उस फ्रीक्वेंसी के साथ, वो थी एरोप्लेन हाईजैकिंग। वो प्लेन हाईजैकिंग के कई वाक़यात हुए 1970s में। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, गूगल करेंगे कि जी प्लेन हाईजैकिंग के वाक़यात, तो 70s में आपको तवातुर से बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 80s में ये जो वाक़यात हुए, इन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट की और ख़ास तौर पे पुलिस की कैपेसिटी के ऊपर सीरियस क्वेश्चंस रेज किए। तो वो जिस तरह हम बात कर रहे थे कल परसों एक लाइटर नोट पे, इंडिया में जब कोई क्राइसिस होता है तो स्टडी होती है, उसके बाद क्राइसिस सामने आते हैं, नए चैलेंजेस सामने आते हैं, तो स्टडी की जाती है कि पहले तो कि ये क्राइसिस क्यों पेश आ रहे हैं, इनका सद्देबाबी को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, और फिर वंस ये क्राइसिस आ जाते हैं तो इनसे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, किसको इससे निपटना होगा और किस तरह वो इससे नबरदाजमा होगा, इससे निपटेगा, इसको फेस करेगा। और फिर उसका तरीक़ाकार ही सिर्फ वज़ा नहीं किया जाता, बल्कि जिन लोगों ने इससे डील करना होता है उन्हें इसकी ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, इसके बारे में एजुकेट भी किया जाता है ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में। जबकि हमने लाइट नोट कहा था कि हमारे यहाँ जब कोई क्राइसिस हो तो पुलिस को वाले तो सबसे पहले सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो अपनी सीट से हटा दिए जाते हैं। तो वो सस्पेंड होने के बाद और अपनी सीट से हटाने के बाद उन्होंने तो उस सिचुएशन को क्या डील करना, उनके बाद आने वालों ने उस सिचुएशन को डील करना होता है। उन्होंने तो बेसिकली कुछ करना ही नहीं होता। फॉर्चुनेटली ये हमारे बात सीरियसली अगर बात करें और जो हमें इसको मामले को सीरियस लेने की ज़रूरत भी है, तो उसमें हमें आए दिन ऐसे वाक़यात से निपटना पड़ता है, ऐसे वाक़यात को फेस करना पड़ता है जो क्राइसिस के एक्शन में आते हैं। यानी एक आम सा वाक़या भी बाज़ औक़ात एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाता है अगर सही तरीके से हैंडल ना किया जाए। मिसाल के तौर पे आप ले लें कि एक इलाके की, और हमारे पास हमारे पार्टिसिपेंट्स में से एक ऑफिसर ने कल मेंशन किया था कि हमने साथ सर्व किया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में। तो वो एक हसास थाना है इस हवाले से कि वहाँ पर हमारे जो मजहबी कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटीज़ होती है। अब मिसाल के तौर पे ऐसा कोई इलाका हो जहाँ किसी ऑफिसर की ड्यूटी हो, कोई SHO पोस्टेड हो, कोई DSP पोस्टेड हो, कोई SP साहब पोस्टेड हो, कोई भी हो जो है SHO साहब हैं, कोई भी है, तो देखें उस इलाके के अंदर एक मजहबी कैफियत, जहाँ पर मजहबी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं वहाँ रिलीजियस सेंटिमेंट भी ज़्यादा होता है। इसी तरह जहाँ सियासी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं वहाँ पॉलिटिकल टेम्परेचर या पॉलिटिकल सेंटिमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ लिंगुअल बेसिस के ऊपर बातें होती हैं वहाँ वो जो लिसानी जो एक फैक्टर होता है वो बड़ा सीरियसली पाया जाता है। और ये हमने हर जगह की डायनेमिक्स को समझना होता है, डेमोग्राफी को समझना होता है, और उसके मुताबिक फिर हमने उस इलाके से और उस इलाके में पुलिसिंग को करना होता है, उस इलाके से डील करना होता है, उस इलाके के लोगों से पेश आना होता है। तो इसी तरह
अब ये जो मजहबी हवाले से अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक जगह पर मजहबी अक्सरियत कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग साथ साथ रहते हैं और वहाँ पर मजहबी एक्टिविटीज़ बड़े तवातुर से होती रही हैं और पास्ट में वहाँ पर क्लैशेस भी हुए हैं, वहाँ पर इख्तलाफात भी हुए हैं और वहाँ पर हादसात भी इस किस्म के रूनुमा हुए हैं। तो वहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे आप शाम के इसी वक्त बैठे हैं रात के 10 बजे, सुबह से लेके आपने कोर्ट्स अटेंड की, उसके बाद आपके इलाके में लॉ एंड ऑर्डर था या सिक्योरिटी इंतजाम की ड्यूटी थी, वो की, फिर क्राइम हुआ, आपने क्राइम को डील किया, फिर शाम को आप गश्त के ऊपर निकले, स्नैप चेकिंग की, सारा कुछ करके थाने के मामलात से डील करके आप रात को 10-11 बजे थोड़ा सा रिलैक्स होकर आकर बैठते हैं और आपको पता चलता है कि ऐसे इलाके में जहाँ ऑलरेडी मजहबी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, मजहबी तौर पे लोग ज़रा ज़्यादा चार्ज हैं होते हैं हमेशा, वहाँ पर आपको पता चलता है कि जी एक मस्जिद के हवाले से एक इशू क्रिएट हुआ है या एक मजहबी एक्टिविटी करते हुए किसी का कोई इशू क्रिएट हुआ है। तो अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप ये सुनते हैं और सुनने के बाद आप कहते हैं अच्छा चलो कल सुबह देखते हैं। और दूसरा ये कि आप प्रोएक्टिवली फ़ौरन उठते हैं और कहते हैं कि आई मस्ट विज़िट द प्लेस, मुझे जाकर देखना चाहिए। क्या करना है वो फ़ैसला करना चाहिए मौके पे। ये देखना चाहिए कि ये सिचुएशन जो बनी थी, क्यों बनी थी? और ये सेटल हो गई तो क्या ये कंप्लीटली सेटल हो गई है या ये दोबारा तो इरप्ट नहीं होगी? और इसके लिए क्या पेशबंदी करनी पड़ेगी? इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए सबसे अच्छा हल तो यही है कि आप कहें कि चलो ठीक है अब मैं बैठा, मैंने खाना खा लिया, चाय का एक कप पी लिया, व्हाटएवर जो भी मेरी थोड़ी बहुत मैंने रिलैक्स करनी थी वो कर ली फौरी तौर पर। लेकिन जैसे मुझे ये बात पता चली मैं उठकर वहाँ पर जाऊँ और रिस्पॉन्ड करूँ उस सिचुएशन को और अगर मुझे कहा भी जा रहा है कि नहीं, नहीं सर अब मामला सँभल गया, तो भी मैं एक दफ़ा जाके देख ज़रूर लूँ। क्योंकि ऐसे छोटे-छोटे वाक़यात के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ये कल को बड़ा क्राइसिस बन जाते हैं। और ये जो क्राइसिस होता है फिर ये हैंडल किए भी करने से भी नहीं हो पाता बहुत सी दफ़ा। तो क्राइसिस की तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी फ़ील्ड में, हमारी जॉब में, स्पेशली फ़ील्ड जॉब में क्राइसिस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है हर वाक़ये में कि वो क्राइसिस में तब्दील हो जाए कभी भी। और बाज़ वाक़यात तो स्टार्ट ही क्राइसिस की सूरत में होते हैं। जैसे अचानक आपको पता चले खुदा ना ख़ास्ता इसी तरह जैसे कोई होस्टिज सिचुएशन बन गई है, तो ये तो स्टार्टिंग ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट ये क्राइसिस है और इस क्राइसिस से आपको डील करना है। तो अगर आपको इस क्राइसिस से डील करना हो और आप इसके लिए बिल्कुल भी इक्विप्ड ना हो, ज़हनी तौर पे तैयार ना हो, कभी ऐसी किसी सिचुएशन के बारे में सोचा भी नहीं हो आपने, कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या किया जाना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, इस सिचुएशन की कौन-सी डिफरेंट टाइप्स हैं, इन सिचुएशंस को डील करने का कौन से तरीके हो सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी, क्या टेक्निक्स होंगी और किस तरीके की टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, किसको क्या काम देना पड़ेगा अगर ये सिचुएशन एक बड़े स्केल पर जाती है, टाइम वाइज़ या एरिया वाइज़ या नंबर ऑफ पर्सन्स वाइज़ या फिर जो इसके साथ ही ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी के जो रिस्क्स हैं वो या पर्सन द प्रोफाइल ऑफ द पीपल जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं उनके हवाले से, किसी भी हवाले से अगर इसका स्केल बढ़ता है इस क्राइसिस सिचुएशन का, तो कौन से लोगों को मुझे एंगेज करना होगा, किनको क्या रोल देना होगा, किसने क्या करना होगा, किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें अगर आपने कभी भी इनको गो थ्रू नहीं किया होगा, तो अचानक से सिचुएशन आएगी तो कुछ ना कुछ तो आप जब भी करेंगे, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपको पता है, आपने कहा कि भई अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो साहब हाथ पे हाथ रख के तो हम नहीं बैठेंगे। फौरी तौर पर हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे, सिचुएशन को देखेंगे, समझेंगे क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचेंगे, मशवरा भी करेंगे, बात भी करेंगे और फौरी तौर पर उसको डील करने की कोशिश करेंगे और डील करना शुरू कर देंगे विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी डिले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ क्या ही अच्छा हो कि जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, तो आपके पास एक बहुत ही तफ़सीली इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मौजूद हो। ना सिर्फ़ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मौजूद हो बल्कि आपने ऐसे ग्रुप के साथ इंटरैक्ट किया हुआ हो, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशंस को डील करके बैठे हैं और वो एक-दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर भी करते हैं। तो जब वो एक-दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो होता क्या है कि उस एक्सपीरियंस शेयरिंग के दरमियान फ़ायदा होता है कि एक एक्सपीरियंस से बाकी 10 लोग सीख जाते हैं। उनको नई बातें सोचने को मिलती हैं, नई बातें समझने को मिलती हैं। ठीक है ना? अगर कोई आपको वो जो इंग्लिश का एक वर्ड है फूड फॉर थॉट का मतलब ये जैसे आपकी बॉडी आपका फूड माँगती है, ऐसे ही जो ब्रेन है वो भी थॉट का के लिए फूड माँगता है। उसको कोई ना कोई पॉइंट चाहिए होता है जिसके ऊपर फिर वो सोचे। उसको मौज़ूआत चाहिए होते हैं, उसे सिमत और जहत चाहिए होती है, डायमेंशंस चाहिए होती हैं, जिनको वो फर्दर सोच के एक्सप्लोर करें। खुद से क्वेश्चंस जनरेट करना हर सूरत में हर दिमाग का काम नहीं होता। लेकिन
इस तरह से फूड फॉर थॉट अगर आपको मिले, यहाँ पर डिस्कशन के दरमियान कुछ सवालात उठें और फिर आप उन सवालात को आप नोट कर लें। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जब आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये बात मैं कल शायद नहीं कर सका, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो एक पेन और पेपर अपने साथ लेकर बैठें, ठीक है। और पेपर, मैं हमेशा अपनी वैसे भी पुलिस ऑफिसर्स को कहता हूँ कि लूज पेपर्स पे काम करना, वो हमेशा ऐसा होता है वो पेपर लॉस्ट हो जाते हैं और वो आपकी जो मेमोरी होती है वो आपके साथ नहीं रहती। इसके बजाय डायरी या कॉपी अपने साथ लेकर रखें और उसके अंदर जो पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं, ज़रूरी पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको लगते हैं, 2, 4, 5, 10 पॉइंट्स जो दिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे, उन्हें आप नोट डाउन कर लें। उनको नोट डाउन करने का फ़ायदा ये होता है कि अगले दिन जब आप मिसाल के तौर पे कोर्ट जा रहे हैं या अपने ऑफिस जा रहे हैं या इलाके में निकले हैं, थोड़ा-सा फ्री टाइम है, दफ्तर में बैठे हैं, अपने थाने पे बैठे हैं, थोड़ा-सा फ्री टाइम है, तो आपने वो ओपन कर लिया और उनको देखा और उनके बारे में थोड़ा-सा सोच लिया, उन पॉइंट्स के हवाले से। ये है फूड फॉर थॉट आपके लिए। वो पॉइंट्स आपके लिए बन जाएँगे फूड फॉर थॉट, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। तो हम ये बात कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है और आप थॉट प्रोसेस से गुजरे हुए हैं और आपने इन चीज़ों के बारे में सोचा हुआ है, एक्सपीरियंसेस शेयरिंग हुई हुई है और आपके ज़हन में पूरा उसका एक फ्लो चार्ट है, उसकी पूरी एनालिसिस आपके सामने कि यार सिचुएशन होती है तो क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अब आप इस सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से, वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से और एक जो है वो प्रॉपर, जिसे कहना चाहिए कि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं या जो टेक्निक्स हैं वो आपके पास होंगी और आप बेहतर फैसले कर सकेंगे और बेहतर फैसलों से ही बेहतर नताइज निकलते हैं। सो आपको ये जो कोर्स है या इस तरह की ट्रेनिंग्स दूसरी, वो आपको एक बेहतर पोजीशन में लाके खड़ा कर देते हैं किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को डील करने के लिए। ये नहीं होता कि वो क्राइसिस सिचुएशन को हल करके आपके सामने रख देंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि क्राइसिस सिचुएशन को आने से पहले ही डील कर लिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। ये हर सिचुएशन में मुमकिन नहीं होता। लेकिन क्राइसिस अगर बन ही गया है, तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको एक बेहतर पोज़ीशन में ले आएँगे और आप एक बेहतर तरीके से डिसीज़न करेंगे, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीज़न्स करेंगे और आपके डिसीज़न्स का सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है, उसका रेशियो है, वो ज़्यादा हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है इन ट्रेनिंग्स का और यही मकसद हुआ करता है इन ट्रेनिंग्स का कि हम अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें, अपनी कैपेसिटी को एनहांस करें। इसके बाद हमने कल एक तो हिस्ट्री की बात की थी। हिस्ट्री के अंदर हमने बात की कि 1970s में होने वाले वाक़यात और उसके हवाले से हमने 2 वाक़यात का आपसे ज़िक्र किया था, जो हमने सेशन के एंड में आपको 2 वाक़यात के नाम बताए थे। उनके शहर और उनका जो साल था वो बताया था कि म्यूनिख जर्मनी, वेस्ट जर्मनी का जो शहर था, उसमें 1972 के अंदर एक बहुत बड़ा होस्टेज क्राइसिस वाक़या हुआ था। यरगमाली बनाने का वाक़या हुआ था। वो मैंने आपको कहा था कि आपने देखना है नेट पर और मालूमात करनी है इसके बारे में। और दूसरा 1973 में स्टॉकहोम स्वीडन का शहर है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था। यूरोप के मुल्क स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में यरगमालियों के हवाले से, होस्टेज बनाए जाने के हवाले से एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था। और उसके बाद उससे रिलेटेड एक टर्म भी बड़ी मशहूर हुई, साइकोलॉजी में भी और क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी, क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी। तो उसके हवाले से मैंने आपको कहा था कि ये 2 वाक़यात जो हैं हिस्ट्री में बड़ी वैल्यू रखते हैं और इनको इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल के ऊपर बड़ा पढ़ा सुना गया, केस स्टडीज़ इनकी पढ़ी सुनी गई। इन दोनों वाक़यात के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि आप देखिएगा, गूगल कीजिएगा और फिर कल आप में से कोई ऑफिसर्स मुझे इनके बारे में बताएँ। तो सबसे पहले तो मैं ये सुनना चाहूँगा कि क्या आप में से किसी ऑफिसर ने ये देखा कि जो वाक़यात हैं, जिन 2 वाक़यात का मैंने अभी ज़िक्र किया, जिनके अंदर म्यूनिख का वाक़या है 1972 में होने वाला और स्टॉकहोम का वाक़या 1973 में होने वाला। तो क्या इन वाक़यात के बारे में किसी ने देखा और अगर देखा तो उसको क्या मालूमात हासिल हुई? ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इस पे हम रिप्लाई आपका लेंगे, कोशिश करेंगे सेशन के एंड में आज। इसके ऊपर सेशन के एंड में आपसे रिप्लाई लेने की कोशिश करेंगे कि म्यूनिख का जो वाक़या 1972 का था, म्यूनिख वेस्ट जर्मनी में ओलंपिक्स के दरमियान वाक़या हुआ था 1972 में, और स्टॉकहोम स्वीडन में 1973 में जो बैंक का वाक़या हुआ था, होस्टेज क्राइसिस थे ये दोनों, इनमें क्या हुआ था। ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपकी याद दहानी हो जाए कि ये मैंने कल पूछा था, आपने इस पे शायद देखा हो, अब आपके ज़हन में ना हो तो रिफ्रेश हो जाए और सेशन के एंड में हम इसके ऊपर आपसे फीडबैक लेंगे कि आपने क्या देखा और क्या समझा। तो कल की जो हम फर्स्ट मॉड्यूल की बात
बात कर रहे थे उसमें एक पार्ट तो ये था कि हिस्टोरिक डेवलपमेंट किस तरह हुई क्राइसिस नेगोशिएशंस के डिसिप्लिन की दुनिया भर में, ख़ासतौर पे लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से। और सेकंड हमने बात की थी कि क्राइसिस नेगोशिएशन की जो मेजर टाइप्स हैं जो हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे क्राइसिस इंसिडेंट्स की, उनकी हमने बात की थी। उसके अंदर हमने दो बड़ी टाइप्स का जिक्र किया था, एक इंस्ट्रूमेंटल इंसिडेंट्स का जिक्र किया था और दूसरा एक्सप्रेसिव इंसिडेंट्स का जिक्र किया था या सिचुएशंस का जिक्र किया था। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशंस के अंदर हमने आपको बताया था कि वो सिचुएशन है जिसमें कोई अगवाकार, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, अगवाकार, होस्टेज टेकर, टेररिस्ट, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में वो या माल बनाता है कुछ लोगों को, एक या एक से ज़्यादा अफराद को, और उसका मकसद किसी तीसरे फरीक से, किसी थर्ड पार्टी से अपने मुतालबात को मनवाना होता है। ऐसे केस में थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट होती है, उसका ज़रूरी नहीं होता कि इस होस्टेज बनाए गए शख्स से, अशखास से कोई ताल्लुक हो, और होस्टेज के साथ यूजुअली इसका कोई ज़ाती लेन देन, ज़ाती मामला नहीं होता सब्जेक्ट का। और जो इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशंस हैं उनमें सब्जेक्ट की जो डिमांड्स होती हैं वो वाज़ेह होती हैं, वो यूजुअली रैशनल होती हैं, यानी कि अक्ल व शऊर पर मबनी होती हैं, और वाज़ेह डिमांड्स होती हैं, क्लियर कट डिमांड्स होती हैं। वो हवाई बातें नहीं करता, वो वाज़ेह बातें करता है। और जो होस्टेजेस हैं उनकी ज़िंदगी को या उनकी सेफ्टी को उस वक्त तक ख़तरा होता है, उनको उस वक्त तक ख़तरा होता है जब तक उनकी ज़िंदगी, जब तक उन डिमांड्स पूरी ना कर दी जाएँ। बिकॉज़ डिमांड्स पूरी करने की सूरत में, जब अगर डिमांड्स पूरी ना हो, डिमांड्स पूरी होने की सूरत में उनकी जान बख्शी हो जाती है, डिमांड्स पूरी ना हो तो उनकी जान को ख़तरा होता है, और वो ख़तरा बरकरार रहता है एज़ लॉन्ग एज़ उनकी डिमांड्स को पूरा ना कर दिया जाए। तो इसलिए ये जो मामला है इसमें इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेसिव सिचुएशन। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के ज़्यादातर वाक़यात आपको होस्टेज क्राइसिस के मिलते हैं, जिसे मैंने मिसाल दी थी कि एक कमरा है, अस्पताल है, एक स्कूल है, मिसाल है, वहाँ पर लोग दाखिल हो जाएं और वो लोग जो हैं वो लोगों को गन पॉइंट पर ले लें, और गन पॉइंट पर लेने के बाद वो हुकूमत से अपने कोई मुतालबात मनवाना चाहते हों, किसी इदारे से अपने कोई मुतालबात मनवाना चाहते हों, अपने गिरफ़्तार साथियों की रिहाई करवाना चाहते हों मिसाल के तौर पे, या अपने ख़िलाफ़ जो कायम हुए केसेस हैं उनको ख़त्म करवाना चाहते हों, या मुख्तलिफ़ किस्म के और उनके मुतालबात हो सकते हैं। तो वो मुतालबात करने वाले शख्स जो होंगे, उनके एक तो मुतालबात बड़े वाज़ेह होंगे। आम ये देखें, ये जो सिचुएशन, ये जो आपको कंडीशंस बताई जा रही हैं, ये आम तौर पे इस किस्म के केसेस में एग्ज़िस्ट करती हैं। इससे मुख्तलिफ भी कभी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये सिचुएशंस इस तरह होती हैं, और उनके मुतालबात वाज़ेह होते हैं, और उनके जो होस्टेजेस होते हैं, उनके साथ उनका डायरेक्ट कोई रिलेशन या कोई इशू नहीं होता, और फिर थर्ड पार्टी से मुतालबा किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई इदारा है, या कोई बड़ा अफसर या अहलकार या कोई बड़ा लीडर है, उससे कोई मुतालबा किया जा रहा है। और इन मुतालबात के पूरे होने की के वक्त तक, यानी ता वक्त ये कि ये मुतालबात पूरे हो जाएं, तब तक उन लोगों के ऊपर, उन लोगों में एक किस्म का खौफ होता है, उन लोगों के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से ख़तरात लाहिक होते हैं, और फियर होता है कि उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है। दे मे बी हर्ट अनटिल एंड अनलेस द डिमांड्स आर फुलफिल्ड। दूसरी सिचुएशन टाइप हमने बताई थी एक्सप्रेसिव सिचुएशन। एक्सप्रेसिव सिचुएशन के बारे में हमने कहा था कि ये सिचुएशन ज़्यादातर अपने जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी इसमें कोई अपना गुस्सा निकाल रहा है, कोई अपनी भड़ास निकाल रहा है, कोई बेसिकली जो है वो अपने मुतालबात सामने नहीं रख रहा, बल्कि अपने गम और गुस्से और अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। और वो जो गम गुस्से और जज्बात का इजहार कर रहा है, उसमें अगर वो कोई डिमांड्स रखता भी है तो वो कोई क्लियर कट डिमांड्स नहीं होती, उसकी कोई क्लियर कट डिमांड्स नहीं होती, वो कोई वाज़ेह डिमांड्स के साथ नहीं आया होता, बल्कि वो एक तरह से अपनी जो इमोशनल वेंटिलेशन है वो करने आया होता है, वो अपनी जज्बात का इजहार कर रहा होता है, भड़ास निकाल रहा होता है दूसरे लफ्ज़ों में अपनी। तो ये एक पोजीशन होती है ऐसी ऐसे सूरत हाल में जब हम बात करते हैं एक्सप्रेसिव सिचुएशन की। और इसमें होस्टेज सिचुएशन भी हो सकती है, और हमने एक बताया था कि नॉन होस्टेज एक्सप्रेसिव सिचुएशंस भी हो सकती हैं, जैसे मुज़ाहिरे होते हैं, जैसे धरने होते हैं,
बहुत सारे लोग उसमें मुतालबात लेकर आते हैं और बहुत सी दफ़ा कोई ख़ास मुतालबात नहीं होते, सिर्फ़ जज़्बात का इज़हार करना होता है, सिर्फ़ अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना होता है। और हमने ये भी बताया था कि ऐसे केसेज़ में जज़्बात जो हैं, उनको निकलने के लिए थोड़ा-सा वक़्त चाहिए होता है। अगर उन्हें वक़्त दिया जाए, तो जज़्बात जो हैं वो एक तरह से आप मौका देते हैं, तो वो जज़्बातियत जब वो वेंट आउट होती है, इमोशनल वेंटिलेशन होती है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो जज़्बात थोड़े ठंडे हो जाते हैं और उनकी वजह से फिर उनको हैंडल करना आसान हो जाता है। बनिस्बत इसके जब हमने ये बताया था कि अगर एक्सप्रेसिव सिचुएशन में आप कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएँ या तसादुम की तरफ जाएँ, यानी वो जो अशख़ास हैं, वो जो एक्सप्रेसिव एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और वो जज़्बात का इज़हार करना चाहते हैं, आप उन्हें जज़्बात के इज़हार का मौका ना दें, आप उन्हें सप्रेस करें, आप उनके साथ कॉन्फ्रंट करें। तो कन्फ्रंटेटिव जो पुलिस प्रोफ़ाइल है, उसकी वजह से वो थ्रेटन हो जाते हैं, वो एजिटेट हो जाते हैं और वो कोई नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। और अगर इस केस में किसी को होल्ड किया गया है, किसी को हब्से बेजा में रखा गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको नुकसान पहुँचाने के खतरात बढ़ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसको आप समझ लें कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन में ख़ास तौर पे बड़ा हसासियत के साथ डील करने की ज़रूरत होती है, बड़ी नज़ाकत के साथ बड़ा केयरफुली डील करने की ज़रूरत होती है। और इसमें करना ये होता है कि उनको कन्फ्रंट नहीं करना होता, बल्कि उनके साथ एक एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के साथ बातचीत करनी होती है। और एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के हवाले से भी मैंने बताया था कि एक जो हियरिंग है कि सिर्फ़ कान में आवाज़ पड़ रही है, हमारी तवज्जो उसकी तरफ नहीं है। एक लिसनिंग है कि आवाज़ आ रही है, हमारी तवज्जो उसकी तरफ है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक एक्टिव लिसनिंग स्किल्स है जिसमें हम पूरी बॉडी और माइंड और अपने कानों के साथ उन उसकी तरफ मुतवज्जे हैं जो हमसे बात कर रहा है और हमतन गोश हैं और हम बॉडी जेस्चर्स से भी और अपनी आँखों से भी और अपने जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो पैराए होते हैं, जिन्हें पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं, उनके ज़रिए भी हम ये इज़हार कर रहे हैं कि जनाब हम आपकी बात को सुन रहे हैं और हम आपकी बात पर गौर कर रहे हैं और हम आपकी बात को सीरियस ले रहे हैं और हम आपकी बात पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। दीज़ आर एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। तो हमने ये बताया था कि नॉन थ्रेटनिंग किस्म के आपका रवैया होना चाहिए। आपका रवैया थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए, धमकी आमेज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि गैर धमकी आमेज़ आपका रवैया होना चाहिए और उसमें एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को आपने एम्प्लॉय करना है और एक तरह से ये मैसेज देना है, ये इज़हारिया अपना शो करना है कि हम आपकी बात को सीरियस ले रहे हैं, हम आपकी बात को सुन रहे हैं और हम आपकी बात पे अमल दरामद की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस तरह करते हैं तो बेसिकली आपके और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? जो होस्टेज टेकर है या जिसे हम क्रिमिनल कहते हैं या दूसरा अल्फाज होस्ट उसके बारे में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं, मैंने कल बताया था कि वो हमारी तवज्जो का मरकज़ है, उसी पर हम सारी बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसे अपना सब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हमारा फोकस उसके ऊपर रहे। और एक न्यूट्रल टर्म है सब्जेक्ट, इसके अंदर कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है। तो सब्जेक्ट जो है उसको हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि उसके साथ हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, एक रैपॉर्ट बिल्ड हो उसके साथ हमारी, एक उसका हमारे साथ एतमाद का रिश्ता ताल्लुक कायम हो, ताकि फिर हम उससे कोई बात करें वो उसे माने, उसे एग्री में करने की तरफ जाए। तो ये हमने बात की थी और फिर हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिनकी हमने टाइप्स की आपसे बात की थी कि ये किस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है। आप में से ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने उसको बिल्कुल सही गैस किया था कि ये जो सिचुएशंस हैं, ये इमोशनल वेंटिलेशन की सिचुएशन है, ये एक्सप्रेसिव सिचुएशंस हैं, इस तरह की हमारी बात हुई थी। और आखिर में हमने ये कहा था कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर वो इमोशंस से भरपूर होता है सब्जेक्ट और वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में भी जा सकता है और वो बाज़ औक़ात अगर उसने किसी शख्स को हिरासत में लिया हुआ है या उसको हब्से बेजा में रखा हुआ है, कैद किया हुआ है, तो वो उसको भी नुकसान पहुँचा सकता है और फिर फाइनली खुद को भी नुकसान पहुँचा सकता है। उसकी जान लेके अपनी जान भी ले सकता है। सो इट कैन बी अ होमिसाइड फॉलोड बाय अ सुसाइड। वो मर्डर भी कर ले और उसके बाद खुदकुशी भी कर ले, ये भी हो सकता है। तो ये हमने बताई थी कल आपको बातें। और इस हवाले से अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है, तो मैं चाहूँगा कि पहले मॉड्यूल के हवाले से अगर कोई भी सवाल है, तो वो अभी हम शुरू में उसके ऊपर बात करें या कोई पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में आप थोड़ी-सी तफ़सील चाहते हैं, आप मज़ीद तफ़सील चाहते हैं, तो मुझे बताइए। मैं
उसके बारे में हम चाहेंगे कि आपस में डिस्कस करके इस चीज़ को यहाँ तक क्लियर कर लें, क्योंकि यही 2 टाइप्स को लेके हम आगे तमाम वाक़यात को देख रहे होंगे और आगे कोर्स में आगे बढ़ रहे होंगे। इसलिए हमें इनके हवाले से डिस्कस करना चाहिए और कोई भी शुबा है या कोई भी ज़हन में क्लैरिटी की कमी है, उसे क्लियर करना चाहिए। तो आप ऑफिसर्स में से मैं चाहूँगा कि कोई कमेंट करे, या तो कोई क्वेश्चन हो तो वो करें, और या फिर आप जो है वो ये बताएँ कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है इस बारे में, या एक और पॉइंट जिसके बारे में हम कल बात नहीं कर सके थे, टाइम खत्म हो गया था हमारा, कि आपको ऐसी किसी सिचुएशन का सामना हुआ हो, तो उस हवाले से भी आप हमें बता सकते हैं कि आपका क्या तजर्बा रहा। आपका क्या तजर्बा रहा, अगर आप ये बात बताएँगे तो बेसिकली एक मैंने जैसे बात की कि एक शख्स अपना तजर्बा शेयर करता है तो 10 लोगों के लिए वो लर्निंग भी होती है और वो रिकलेक्ट भी कर लेते हैं अपनी थॉट्स को इस हवाले से। तो आप में से कोई भी ऑफिसर, खास तौर पे मैं जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में हैं, जो ट्रेनिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, आपका तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र होना चाहिए उन लोगों के साथ, रोज़ाना का होता है आपका, जो अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं। तो आप इस हवाले से कोई भी सवाल आपके ज़हन में है या आपकी अपनी कोई ऑब्ज़र्वेशन है, आपने कोई इस किस्म की सिचुएशन को हैंडल की है, तो आई वुड बी ग्लैड टू नो अबाउट दैट। तो कोई ऑफिसर हैं जो इसमें हमसे कोई बात क्लैरिटी करना चाहें या कोई कमेंट करना चाहें, या फिर हमें कोई इस हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? मोहम्मद कामरान, पुलिस ट्रेनिंग रज़ाकाबाद से मेरा ताल्लुक है और मैं यहाँ पर एज़ अ इंस्ट्रक्टर, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर मैं यहाँ पर सर्विस सर अंजाम दे रहा हूँ पिछले 18 ईयर से। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि उस ज़माने में मैं कांस्टेबल था और मेरी पोस्टिंग जो थी वो मीठादर थाने में थी। तो सलीम कादरी साहब थे जो सुन्नी तहरीक से, जिनका था बड़े मशहूर सियासी और मजहबी शख्सियत थे। तो उनको कुछ टेररिस्ट वगैरह ने जो है वो शहीद कर दिया था। तो उनकी नमाज जनाजा जो है वो उसमें यहाँ पर कायद आज़म मज़ार के सामने जो है वहाँ पर अदा की गई। और उसके बाद वो नमाज उनकी जो तदफीन के लिए है बल्दिया की तरफ जा रहे थे। तो मैंने देखा कि हमारे जो एसएसपी थे सरदार अब्दुल मजीद दस्ती साहब, और बहुत बेहतरीन किस्म के और ज़बरदस्त किस्म के वो कमांडर थे हमारे। तो वो जो जुलूस के शिरका थे वो इंतहाई गुस्से में थे, गम में थे और बहुत इंतहाई जो है वो गालम गलोच कर रहे थे, स्पेशली पुलिस वालों के ऊपर, कि आप लोग जो है हमें इनको पकड़ कर दें, जो मुजरिमान जो हैं जिन्होंने सलीम कादरी को मर्डर किया है। तो हमने देखा वहाँ हमारे डीएसपी साहिबान के उन्होंने यूनिफॉर्म फाड़ दिए, पुलिस इंस्पेक्टर थे हमारे एसएचओ मलक नदर साहब थे, उनके यूनिफॉर्म वगैरह फाड़ दिया। तो कहीं भी हमारे एसएसपी साहब ने हमें बिल्कुल खामोशी के साथ कहा कि भई अभी गम में है, गुस्से में हैं और इनके साथ आपने बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से इनसे बात करनी है, और बिल्कुल बेटा, बेटा, जी, जी करके उनको हमने बड़े अच्छे तरीके से, हमारे कमांडर जो एसएसपी साहब थे, मजीद दस्ती साहब ने उन्हें वहाँ से बिल्कुल अपने एरिया जो साउथ का एरिया था, वहाँ से स्पेशली क्रॉस कराया। तो यकीनन कभी-कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, लोग गम और गुस्से का इज़हार करते हैं क्योंकि वो उनके प्यारे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें बिल्कुल सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ इस सिचुएशन को कंट्रोल करें। अगर वो बेशक उनका गुस्सा बजा था, लेकिन इसमें हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते थे। आगे ज़रूर यकीनन उस केस में काफ़ी कुछ हुआ होगा और यकीनन वो लोग अरेस्ट भी हुए होंगे। लेकिन हमने देखा कि इन्होंने बड़े सब्र और इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया। हमारे जिस तरीके से पुलिस अफ़सरान थे, डीएसपी थे, इंस्पेक्टर थे और नीचे रैंक के लोग थे, सिपाही, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल थे। तो वो वर्दी बाकायदा उन्होंने हमारी यूनिफ़ॉर्म वगैरह फाड़ दी थी और गालम-गलौच कर रहे थे, हाथापाई भी कर रहे थे। लेकिन हमारे एसएसपी साहब ने कहा, बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो बड़ी आसानी से, खुश उसलूबी के साथ उस वक़्त वो वहाँ से हमारे एरिये को क्रॉस कर गए, और किसी किस्म का कोई, जैसे होता है जलाओ, घेराव या और किसी किस्म का तशद्दुद वाक़यात होते हैं, तो वो उन्होंने उस तरीके से अपने एरिये में इस चीज़ को हैंडल किया। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उनसे, कि मैंने देखा कि वो बड़े माने हुए नामी-गिरामी हमारे एसएसपी थे सरदार अब्दुल मजीद दस्ती साहब, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उस सिचुएशन को जो है वो हैंडल किया। थैंक यू वेरी मच। यहीं तक मैं शेयर करना चाहता था। बहुत अच्छा। और कोई हैंड रेज़ नज़र आ रहा है? सर बिल्कुल, जैसे हम तो हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से हैं, तो हमें तो टीओटीज़ वगैरह का पता है, ये जो तरीक़ाकार होता है। लेकिन ये आपने जो कल हमें बताया था कि
ये जो दो हमारी बेसिक पॉइंट हैं ना, ये हमारे पूरा कोर्स डिपेंड करता है इन पे, जैसे इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेस सिचुएशंस हैं। तो यकीन करें सर, आपने जो कल हमें, यकीन करें, मैं 2 घंटे पूरे 1 सेकंड के लिए भी जो है ना आपने जो बताया हियरिंग और लिसनिंग, तो रियली सर हमने बहुत कल आपसे सीखा है और उम्मीद ये है कि इस सेशन, इस कोर्स के बाद और ये हम जाके डिलीवर करेंगे अपने इदारों में। तो यकीन करें सर, ज़बरदस्त कल बड़ा हमने सीखा भी है, वैसे ही बहुत कुछ सीखा है 6-7 सालों में ट्रेनिंग ब्रांच में। लेकिन कल जो हमने जो आपका जो एक ट्रेनर सर वो होता है अच्छा, जो आपकी अटेंशन फुली ले ले। जब तक आप ट्रेनीज़ को फुली अपना वो नहीं करेंगे अपने उसमें, तो तब तक वो रिज़ल्ट आप नहीं ले सकते, नहीं दे सकते। तो रियली सर हमने आपसे कल बहुत सीखा है और उम्मीद है कि ये सेशन बड़ा अच्छा गुज़रेगा हमारा। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले कामरान का, जिन्होंने एक बड़ा ही रेलेवेंट एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। और बिल्कुल ऐसा है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर वही अच्छा है जो मौके को देख के, ग्राउंड को समझते हुए फिर फैसला करे, क्योंकि ग्राउंड पे खड़े होकर जो फैसला होता है वो सबसे दुरुस्त होता है। अगर आप इस मिसाल कोई ले लें कि एक जनाजा था, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रिलीजियस पर्सनैलिटी का जनाजा था, और सब जानते हैं सलीम का नाम था, बड़ा होल्ड था, और वो उस जमात के उस वक्त सदर थे। अगर उनके जनाजे के अंदर लोग मुश्तइल थे, जो कि नेचुरली होता है ऐसी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के जनाजों में, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों सेंटिमेंट जमा हो जाते हैं, तो उसके अंदर अगर हम एग्रेसिव या कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक जनाजे के बजाय मामला किस तरफ निकल जाता और कितना ख़राब हो सकता। आपके पास एफआईआर का रजिस्टर मौजूद होता है, आप बाद में एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं, आप उनके घरों पर जाकर उन्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है उससे आप किस तरीके से हैंडल करें, यही एक ऑफिसर की और कमांडर की कामयाबी होती है। और साथ-साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि पुलिस में सिर्फ एसएसपी या एसपी का रैंक लगाने वाला ही कमांडर नहीं होता। कमांडर हर वो शख्स होता है जो मौके के ऊपर सिचुएशन को हैंडल करे और एक अच्छा फैसला कर ले। और बाज़ औक़ात ये सिचुएशन कांस्टेबल के कंधे पर भी आ जाती है। मैं एक मिसाल दी थी मैंने पहले भी, और आपके साथ भी शेयर करूँ कि जो हमारी पोलियो कैंपेन्स होती हैं, इन पोलियो कैंपेन्स के अंदर आपको पता है कि जो पोलियो वर्कर्स होती हैं, वैक्सीनेटर्स होती हैं, ख़वातीन होती हैं, बच्चे-बच्चियाँ होते हैं, जो ये पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जा रहे होते हैं, इनके साथ हमारे, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, पूरे-पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में एक वक़्त में चल रहा होता है, तो हमारी इतनी फ़ोर्स अवेलेबल नहीं होती, तो हम इनके साथ 1 या 2 कांस्टेबल्स कर लेते हैं। 1 कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल, 1 लेडी कांस्टेबल कर लेते हैं बाज़ औक़ात। 2-3 लोग इनके साथ जा रहे होते हैं एक टीम के साथ, पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके को कवर करने के लिए, पूरी यूसी को कवर करने के लिए। तो वहाँ पर कहीं जाते हैं, और आपको पता है कि सिंध में, कराची में ऐसी बहुत सी जगह मौजूद है जहाँ पोलियो के ड्रॉप्स को लेके बहुत सारे वहम, खदशात, वसवसे, बहुत सारे जो रिएक्शन है, बहुत सारा उसके खिलाफ गम और गुस्सा पाया जाता है। अब ऐसी किसी जगह पर पोलियो की जो टीम है वो पहुंच गई, और साथ में आपके 2 कांस्टेबल्स हैं, या 1 कांस्टेबल, 1 लेडी कांस्टेबल है, और वहाँ उस टीम को लोगों ने घेर लिया, और वो कहते हैं क्यों पिलाने आ गए हो, और उन्होंने आगे से कोई बात 2 कर दी, उसकी वजह से मामला भड़क उठा। तो अब मौके के ऊपर जो आपका कांस्टेबल है, जो आपकी लेडी कांस्टेबल है, यही मौके के कमांडर है। यहाँ ना हेड मॉरल साहब मौजूद है, ना एसएचओ साहब मौजूद है, ना डीएसपी साहब मौजूद है, ना एसएसपी साहब मौजूद है। ये सब तो जब इत्तला मिलेगी फिर अपने अपने जगह से चलेंगे तब पहुंचेंगे। उस वक्त तक सिचुएशन को जिसने हैंडल करना है वो यही कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल है, 1 या 2 सिपाही हैं। तो आपके उस सिचुएशन में जब तक के बाकी कमांड नहीं पहुंच जाती, जब तक यही मौके के कमांडर है, इंसिडेंट के ऊपर यही कमांडर मौजूद है, और इस कमांडर ने ही इस सिचुएशन को क्राइसिस बनने से बचाने की कोशिश भी करनी होती है, और अक्सर ये कामयाब भी हो जाते हैं। मतलब हमारा कांस्टेबल भी, जिसकी कोई ख़ास बहुत ज़्यादा तालीम भी नहीं होती, जिसका बहुत ज़्यादा तजर्बा भी नहीं होता, वो भी ग्राउंड के ऊपर होने की वजह से रोज़ बरोज़ जो है वो सिचुएशंस को डील करने की वजह से अक्सर और बेशतर ऐसी पोजीशन हासिल कर लेता है कि वो कमांड कर लेता है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को तो हमारा एक सिपाही काफ़ी पड़ जाता है। उनको समझा लेता है, उनको बुझा लेता है, उनके टेम्परेचर को, उनके इमोशंस को नीचे ले आता है, उन लोगों को एंगेज कर लेता है, जब तक कि दूसरी टीम नहीं पहुँच जाती, जब तक कि बैकअप सपोर्ट नहीं पहुँच जाती। तो मैं ये बता रहा था, कहने का मकसद ये है कि हम में से हर कोई एक कमांडर है, और उसको हर जगह पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ वो अपनी कमांड को वाज़ेह कर सकता है, अपनी कमांड की पोज़ीशन को ज़ाहिर कर सकता है, या अपनी कमांड की पोज़ीशन को एक्सरसाइज़ कर सकता है। और इस तरह की अल्लाह ताला ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पुलिस में दी होती हैं हमें।
अगर हम अपनी हाजिर दिमागी ग्राउंड के ऊपर अपनी समझ इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लें तो हम यकीनन फ़ायदा उठा सकते हैं। कल भी जैसे मैंने आपसे कहा था और 2 दफ़ा रिपीट हुई ये बात कि पहली गोली चलाना आपके हाथ में है, उसका इख्तियार है कि आप उसको रोक सकते हैं। एक गोली चल गई, उसके बाद बात कहाँ तक जाएगी फिर वो आपके इख्तियार में नहीं होता। अभी आप इस वाक़े को ले लें कि ये जनाज़ा था, इस जनाज़े में हज़ारों लोगों ने शिरकत की होगी। अब इन हज़ारों लोगों के साथ जब ये जनाज़ा जा रहा है और इसमें से चंद लोग जो बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद हो गए गुस्से की, गम गुस्से की वजह से, और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। यहाँ किसी एक पुलिस वाले ने अगर एक गोली चला दी होती तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये सीन कैसे मैदान जंग में तब्दील हो जाता और फिर वो किसी के रोकने से शायद रुकने वाला नहीं था। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमें अपना कंपोज़र रखना होता है, मौके के ऊपर सही फैसला करना होता है और आपके कमांडर यकीनन वो बड़े ज़बरदस्त कमांडर हैं, सरदस्ती। उन्होंने जो फैसला किया फ़ोर्स ने फॉलो बहुत इनकरेक्ट हमारे पास आया वो गालिबन जावेद साहब की तरफ से था। जो कमेंट हमारे पास आया ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर जो बता रहे थे हमें अपना, तो वो बेसिकली एक बहुत रीअश्योरिंग बात है, एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक है आपकी और ये फीडबैक यकीनन हमारे लिए अच्छा होता है। हमें महसूस होता है कि आप लोग इस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हैं, आप इससे सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने आपको ये शायद बात यहाँ स्टार्टिंग सेशन में भी बताई थी और फिर रिपीट किए देता हूँ कि हमने जो लास्ट सेशन किया उसके अंदर हम ट्रेनिंग्स करा रहे थे और हम अपने अभी सेशन चल ही रहा था, कुछ दिन गुजरे थे तो हमें एक हमारे पार्टिसिपेंट ने हमसे शेयर किया था कि आपने सर जो बातें बताई थी, कल वाक़या ऐसा हुआ कि एक लड़का जिसने अपने सर पे पिस्तौल रखी हुई थी और अपनी जान लेने के दर पे था, मैं उस सिचुएशन पे पहुंच गया और मुझे आपकी बातें भी याद थी और यहाँ जो हम सारे पार्टिसिपेंट्स के दरमियान डिस्कशन होती रही, ये चीज़ें भी याद थी। मैंने इन स्टेप्स को इस्तेमाल किया, आहिस्ता-आहिस्ता मौके को नज़ाकत के मुताबिक मैंने इन चीज़ों को लेके चला और वो लड़के ने अपनी पिस्तौल भी मेरे हवाले कर दी और अल्लाह का शुक्र किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। तो एक ज़िंदगी बचाने में अगर हमारा आपका थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन हो जाए तो ये समझें हमारे लिए दुनियावी उखरवी निजात है इसमें। क्योंकि कुरान शरीफ में हुक्म है कि जिसने एक ज़िंदगी बचा ली उसने गोया सारे इंसानों की ज़िंदगी बचा ली। तो इसलिए हमें जो है वो इन चीज़ों को, ऐसे सेशंस को कभी भी ईज़ी नहीं बल्कि सीरियसली लेना चाहिए, ईज़ी नहीं लेना चाहिए और इसमें से ज़्यादा गेट करने की कोशिश करनी चाहिए। सो आई अप्रिशिएट द पार्टिसिपेंट जिन्होंने ये फीडबैक दी और मैं यकीनन ये चाहूँगा और मेरी उम्मीद और ख्वाहिश भी यही होगी कि इससे ज़्यादा गेट करके अपने घरों को लोग जाएँ। कराची पुलिस है, सिंध पुलिस है, यू ऑलवेज़ डू अ वंडरफुल जॉब। आप लोग बहुत थोड़े से रिसोर्सेज में, आप लोग इतने ज़्यादा चैलेंजेस के दरमियान रहते हुए भी बड़े-बड़े मार के सर कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो उसके ऊपर आपको शाबाश है। सबसे पहले तो आप लोगों की एक्नॉलेजमेंट है कि आप बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी से कर रहे हैं और 24 घंटे उस काम में लगे हुए हैं, ना कोई छुट्टी है, ना कोई ब्रेक है। आपके इवेंट्स, आपकी खुशी, गमी, शादी-ब्याह और आपकी ईद, बकरा ईद, मुहर्रम सब इसी ड्यूटी के दरमियान गुजर रहे होते हैं। ये यकीनन बहुत मुश्किल काम है। इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क दैट वी ऑल आर डूइंग और वी ऑलवेज नीड एनकरेजमेंट, इफ नॉट फ्रॉम आउटसाइड एटलीस्ट फ्रॉम वन अनदर। हमें एक दूसरे की इंकरेजमेंट ज़रूर होनी चाहिए, अगर बाहर से इंकरेजमेंट ना भी हो, लेकिन लेट मी अश्योर यू कि बाहर भी लोग जानते हैं और जो लोग थोड़ा सा भी जानते हैं पुलिस को, वो यकीनन एक्नॉलेज करते हैं और इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो हम आज की सेशन की तरफ चलते हैं इन बातों के साथ। आज का जो हमारा सेशन है सेकंड मॉड्यूल, इस सेकंड मॉड्यूल के अंदर हमारा सेकंड मॉड्यूल का टाइटल है हिकमत अमली और टेक्निक्स, यानी स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स। और किस चीज़ की? क्राइसिस नेगोशिएशंस की। यानी क्राइसिस नेगोशिएशंस को जब आपने डील करना है तो उसके लिए स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स क्या होंगी। इसकी हम आपको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हम आपको ये बताएंगे इससे नेक्स्ट स्लाइड में कि हम इस सेशन के अंदर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इस सेशन के एंड तक क्या सीखने की उम्मीद होनी चाहिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि इस सेशन से आप क्या सीखेंगे। इस सेशन के इख्तिताम पर आपको टाइम और जो इमोशनैलिटीज़ हैं, इमोशंस हैं, इनके हवाले से जो असरात पड़ते हैं आपकी क्राइसिस सिचुएशन पे, टाइम गुजरने के साथ साथ क्या असर पड़ता है और इमोशंस जब डाउन होते हैं या आप होते हैं तो उनसे क्या असर पड़ता है आपकी ट्रेनिंग के, आपकी जो वो क्राइसिस सिचुएशन है उसके ऊपर। ये आप सीखने के काबिल होंगे इस सेशन में, इसके बारे में आप सीखेंगे। दूसरे नंबर पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार हम सब्जेक्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सब्जेक्ट हम कह रहे हैं अगवाकार को, जिसने किसी को अगवा किया हुआ है, ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो उस सब्जेक्ट के तासुरात
इस सारे क्राइसिस इंसिडेंट के हवाले से क्या हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आप सोचें कि भाई हम सब्जेक्ट के तासुरात के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, तो आप और हमारे लिए वो क्या अहमियत रखते हैं, तो वो हमारे लिए इंतहा से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चलेगा कि किस कदर अहमियत हासिल है जो सब्जेक्ट है उसके तासुरात, उसके बिहेवियर और उसके जो एटीट्यूड है और उसकी जो परसेप्शन है उसके हवाले से, उसकी कितनी अहमियत है और हमें उस पर नज़र रखने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें अपना हर कदम उठाते हुए इस बात का कितना ख्याल रखना चाहिए कि सब्जेक्ट इस हवाले से क्या परसीव कर रहा है और क्या महसूस कर रहा है। फिर उसके बाद जो कमांडर है मौके के ऊपर, जो क्राइसिस सिचुएशन को डील करने वाली पूरी टीम है, उसका जो कमांडर है, उसका जो नुक्ता नज़र है, उसकी जो पर्सपेक्टिव है इस सारी सूरत हाल के हवाले से जो बनता चला जाता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने बताया कि ये भी अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई कमांडर जो है, ये बात तो उसको पता होनी चाहिए, हम सबको क्यों पता हो। तो एक तो मैंने ये कहा था ऑलरेडी अभी आपसे कि हम में से हर कोई कमांडर है, हर किसी को किसी ना किसी सिचुएशन में खुद कमांड करनी पड़ती है सिचुएशन को। और दूसरा ये भी है कि आप अगर किसी के अंडर कमांड काम कर रहे हैं, तो अगर आप ये जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है, उसका नुक्ता नज़र क्या है, वो किस माइंडसेट से गुजर रहा है, वो किन बेसिस पर डिसीजंस कर रहा है, अगर ये बातें आपको समझ आ जाएं, तो यकीनन आप एक उसकी जो सबऑर्डिनेशन है या उसकी जो उसको उसको फॉलो करना वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर और आसान हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि आपको पता ही ना हो कि ये किस बेसिस पे डिसीजंस कर रहा है। अक्सर होता है ना कि हम कहते हैं कि कमांड ने डिसीजन कर लिया, ना कुछ सोचा ना समझा और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो अगर हमें पता हो कि कमांड क्या सोच रही है, कमांड को कौन कौन से अवामिल को नज़र में रखना पड़ता है फैसला करते वक्त, कमांड किन बेसिस के ऊपर डिसीजंस करती है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें मालूम होंगी, तो हम बेहतर तरीके से कमांड के डिसीजन को समझ भी सकेंगे और उस पर खुद भी अमल कर सकेंगे, अपने सबऑर्डिनेट से भी अमल करवा सकेंगे। फिर उसके बाद जो बेसिक आपकी जो नेगोशिएशंस है और उस नेगोशिएशन के हवाले से जो स्ट्रेटजी है, इसके बारे में आप समझेंगे कि जी नेगोशिएशन कैसे होनी है, कैसे स्टार्ट होनी है और उसमें स्ट्रेटजी क्या रखनी है हमने, इस हवाले से हम बात करेंगे। और आखिरी में बहरान के मुज़ाकरात को मुनज़्ज़म करने यानी ऑर्गेनाइज करने के हवाले से जो आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं और स्ट्रेटजीज़ के साथ जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजी हमेशा एक लार्जर टर्म होती है और टेक्निक्स उसके अंदर छोटी-छोटी जो आप टिप्स ट्रिक्स स्टेप्स यूज कर रहे होते हैं, वो टेक्निक्स कहलाती हैं। तो एक लार्जर स्केल पे हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम किस तरह चल रहे हैं, हमारा बेसिकली तरीकाकार क्या है काम करने का, और उसके नीचे टिप्स और ट्रिक्स होती हैं और स्टेप्स होते हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे, जो हमारी टेक्निक्स कह सकते हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं मेजर, जिनके ऊपर ये हमारा सेकंड मॉड्यूल जो है ये बेस करता है। तो इसकी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहली स्लाइड ये है कि एक टर्म यूज की गई है बिहेवियरल कॉन्टिन्यूम, यानी कि एक तसलसल है बिहेवियर का। देखें, जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, वो इंसान के अंदर होते हैं और वो उसके बिहेवियर से नज़र आ रहे होते हैं। आप ये चीज़ें जो हम एक एक मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, पुलिस ऑफिसर्स होने के नाते से, कि हम पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, हमें इंसान की नफ्सियात, उसकी साइकोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि हम हर वक्त और हर लम्हे, हर स्टेप पर इंसानी नफ्सियात के साथ डील कर रहे होते हैं। और इंसानी नफ्सियात के बारे में जितना हम जानते होंगे अपने शोबे से मुताल्लिक, ये नहीं कि उसकी कोई बहुत ही, मैं आपको कहूँ कि आपको बहुत डेप्थ में टेक्निकल इंफॉर्मेशन और मालूमात उसके बारे में होनी चाहिए, बहुत डीप थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ये मैं नहीं कहूँगा। लेकिन आपको उसके बारे में जितनी मालूमात होंगी, उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आपको इंसान के रद्द अमल को, उसके बिहेवियर को समझने में मदद मिलेगी। तो इंसानी जज्बात जो होते हैं वो बैक एंड पे होते हैं और उसका बिहेवियर आपके सामने होता है। जो बिहेवियर है ये शो कर रहा होता है कि इसके जज्बात क्या हैं, इसके एहसासात क्या हैं, इसकी सोच और समझ का तरीक़ाकार क्या है। आप बिहेवियर ही से अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि आप किसी के दिलो दिमाग के अंदर तो नहीं उतर सकते। तो जो बिहेवियर है वही बताता है कि इस शख्स के जज्बात क्या हैं, इसके एहसासात क्या हैं। तो यहाँ बिहेवियरल कॉन्टिन्यूम में हम ये बात कर रहे हैं कि किस तसलसल के बिहेवियर को, या बिहेवियर के किस तसलसल को आप देखेंगे और उससे आप उसके जज्बात और एहसासात के बारे में क्या आइडिया करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सब्जेक्ट को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके पास इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ी लेवरेज मौजूद है
उसके पास उसके कंट्रोल में या वो जो है उसने अगर मिसाल के तौर पे किसी को होस्टेज बनाया हुआ है तो उनकी जानों का दारोमदार जो है वो इसी शख्स के ऊपर है, ठीक है। इसलिए इस शख्स को एक बहुत बड़ी सिचुएशन इस वक्त हासिल है और इस शख्स की बात को सुना जाना, इसकी बात को समझना, इसके जज्बात को समझना, इसके बिहेवियर को एनालाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है। और जितना अच्छा आप इसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकेंगे उतना बेहतर तरीके से आप इससे डील करके और फ्यूचर में इससे अपनी बात को मनवाने की पोजीशन में आ सकेंगे। सो ये बेसिकली चीज़ है जिसकी वजह से हम बिहेवियरल कॉन्टिन्यूम में जो सब्जेक्ट है उसके बिहेवियर की कंटिन्यूटी को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो किस्म की सिचुएशंस का जिक्र किया, जैसा कि हम ओवरऑल दो किस्म की सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। एक हमारी सिचुएशन है इंस्ट्रूमेंटल और दूसरी हमारी सिचुएशन है एक्सप्रेसिव। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में जो बिहेवियर है सब्जेक्ट का, उसका फोकस रैशनैलिटी की तरफ होता है, शऊर की तरफ होता है। रैशनैलिटी मैंने बताई थी या रैशनल थिंकिंग मैंने बताई थी कि जिसके अंदर आप जो काम कर रहे हैं उसके नताइज के ऊपर आपकी नज़र होती है, उसके नताइज के ऊपर आपकी सोच होती है, उसके नताइज के बारे में आप फिक्रमंद होते हैं और आप हर अमल करते हुए उसके नतीजे पर एक किस्म की अपनी असेसमेंट कर रहे होते हैं। मैंने ये किया तो इससे क्या नतीजा निकलेगा, उस नतीजे को मैं कैसे फेस कर सकता हूँ, ये अमल ना किया तो क्या नताइज होंगे, ये अमल किया तो क्या नताइज होंगे और इन नताइज का मेरे ऊपर क्या असर पड़ सकता है। इसको कहते हैं रैशनल थिंकिंग। तो इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में जो सब्जेक्ट है उसकी रैशनल थिंकिंग होगी। दूसरे नंबर पे उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपने गोल की तरफ होगी, अपने मकसद की तरफ होगी। हिदायत कहें या डायरेक्शन कहें उसकी, या उसकी सिमत कहें या उसकी सोच का महवर कहें, वो अपना मकसद होगा। वो मकसदियत के ऊपर काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर, गोल के ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि हमने बताया कि उसकी डिमांड्स बड़ी वाज़ेह और बड़ी बेसिक हैं, या उसकी डिमांड्स बड़ी वाज़ेह और बड़ी वेल थॉट आउट हैं, तो अपने मकसद को नहीं छोड़ रहा वो। सारी सिचुएशन जो ये क्रिएट की है, अगर कोई शख्स जिसने लोगों को यरगमाल बनाया और यरगमाल बनाने के बाद मिसाल के तौर पे अपने मुल्क से नहीं बल्कि अपने पड़ोसी मुल्क के किसी हुकूमत से उसने कोई तकाजा किया है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुझे ये चीज़ ला कर दी जाए या मेरे साथ ये रियायत की जाए वगैरह वगैरह, तो इस सारे अमल की जो वजह है वो उसकी डिमांड है। वो अपनी डिमांड पूरे करने के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है और डिमांड बड़ी वाज़ेह है, लिहाजा उसका अपने डिमांड के साथ एक बहुत ही क्लोज रिश्ता होता है और वो अपना हर अमल अपनी डिमांड के ऊपर बेस करके कर रहा होता है। इसलिए जो गोल्स हैं या जो मकसद हैं उसके, उनकी तरफ उसकी डायरेक्शन होती है इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में। और तीसरी चीज़ ये कि उसके बुनियादी मुतालबात होते हैं, सब्सटेंटिव डिमांड होती है। वो डिमांड जो होती है उसके अंदर कोई ठोस जो है वो समझें मवाद मौजूद होता है जिसके ऊपर वो डिमांड कर रहा होता है। वो ऐसी हवाई डिमांड नहीं कर रहा होता। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक शख्स आया है और आकर जनाब कहता है कि शरीयत नाफिज कर दो। अब वो शरीयत नाफिज कर दो, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा आइन ही इस्लाम के मुताबिक बना हुआ है। हमारे आइन का जो प्रीएम्बल है, ठीक है, जिसे हम जो जो आइन जिसके ऊपर बेस करता है, ठीक है, और करारदाद मकासद जो है वो कहती यही है कि हमारा आइन जो होगा वो कुरान और हदीस के मुताबिक होगा और ये बातें हमारे आइन का हिस्सा हैं। तो भाई कुरान और हदीस के मुताबिक होने का मतलब है कि शरीयत के मुताबिक होगा। तो शरीयत तो ऑलरेडी मुल्क में नाफिज है, तो अब वो कहता है कि शरीयत नाफिज कर दो। फिर उससे पूछा जाए कि भाई कैसे नाफिज कर दो, तो उसके पास कोई तरीकाकार नहीं है, कोई 4-5 स्टेप्स नहीं है कि भाई ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो नहीं है। तो इस तरह से वो सब्सटेंटिव डिमांड ना हुई, जबकि इसके बजाय अगर वो सीधी सीधी एक डिमांड करता है मिसाल के तौर पर कि जी ये जो फलां बंदा है जो जेल में है उसे रिहा कर दो, मेरा फलां साथी जेल में है, फलां जेल में है, उसे वहां से रिहा कर दो। ये बड़ी सब्सटेंटिव डिमांड है, बड़ी सिंपल और ठोस बात उसने की है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये बड़ी वाज़ेह है, इसका तायुन उसने कर दिया है। अगर ये डिमांड कर रहा है तो ये सब्सटेंटिव डिमांड है और इसके पीछे उसकी कोई शऊरी थिंकिंग मौजूद है, कोई रैशनल थिंकिंग मौजूद है। उसे पता है कि ये डिमांड मैं करूंगा तो किससे करूंगा। अब ये जो बंदे रिहा करने का काम है, वो ये काम जो है वो इलाके के थानेदार से नहीं करेगा, वो इलाके के एसएचओ से ये डिमांड नहीं करेगा। वो ये डिमांड करेगा तो उसी अथॉरिटी से करेगा, हुकूमती अथॉरिटी से करेगा, वजीर आजम से करेगा, वजीर आला से करेगा, वजीर दाखिला से करेगा, वगैरह वगैरह, उन लोगों से करेगा जिसका उसे पता है कि जो ये करने की पोजीशन में है। और ये थिंकिंग और ये पोजीशन ये बात वाजे करती है कि उसके अंदर रैशनल थिंकिंग मौजूद है, उसके अंदर रैशनल थिंकिंग मौजूद है, और रैशनल थिंकिंग के ज़रिए से ये काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा जो स्टेप है
वो दूसरी तरफ अगर हम देखें एक्सप्रेसिव थिंकिंग की, एक्सप्रेसिव इंसिडेंट्स की, तो एक्सप्रेसिव इंसिडेंट्स में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी इमोशनल वेंटिलेशन की एक पोजीशन होती है। वेंटिलेशन क्या होता है कि किसी चीज का निकास करना, किसी को निकाल देना। और इमोशनल वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि जज्बातियत जो है वो अपने जज्बात की भड़ास निकालने की कोशिश करना। तो यहाँ पर वो जो सब्जेक्ट होता है वो अपने जज्बात की भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा होता है और उसका कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता। और चूंकि वाज़ेह मकसद नहीं होता तो उसके मुतालबात में एक बेमानीपन होता है, सेंसलेस किस्म के मुतालबात होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जी क्या नाम है इसका, जो बात हमने अभी आपसे कही थी कि शरीयत को नाफिज कर दो, या जी मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा, अदालतों को बंद कर दो। इस किस्म के मुतालबात करना, ये मुतालबात बड़े बेमानी मुतालबात हैं। इनके कोई सब्सटेंस नहीं है, इनके अंदर कोई ठोसपन मौजूद नहीं है, इनके अंदर कोई मानवियत नहीं है, कोई मीनिंगफुलनेस नहीं है। इसलिए ये बड़े मीनिंगलेस किस्म के, बड़े नॉन सब्सटेंटिव, सेंसलेस किस्म की डिमांड्स होती हैं। ये एक्सप्रेसिव सिचुएशन है। इन बिहेवियर्स को देख के हम पता चलाने की कोशिश करते हैं कि उसका माइंडसेट क्या है। और हमें पता चलता है कि उसका माइंडसेट जो है वो जज्बातियत और जज्बात की रौ में बहने वाला है, बनिस्बत इसके कि वो कोई बात रैशनली कर रहा हो, कोई अपनी समझ के मुताबिक कर रहा हो। सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे भी आपने ये जो बताई है सिचुएशन, ये हम इसको उर्दू जुबान में कहते हैं मजमा खिलाफ कानून। तो जो मजमा खिलाफ कानून है सर, 127 सेक्शन है सीआरपीसी की कि मजिस्ट्रेट या पुलिस के अफसर के हुक्म पर मजमे को मुंतशर होना होगा। और इसका पुलिस रूल है चैप्टर 14 और सेक्शन है 56, 1456 पुलिस रूल। तो ऐसी चीजें सेक्शंस भी अगर साथ की साथ शेयर हो जाएं और हम लिखते भी जाएं और उसकी बाद में किताब उठा के स्टडी कर लें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात है अकरम साहब, नॉट अ बैड आइडिया। बेसिकली हम थ्योरेटिकल बात यहाँ पर ज्यादा करने के बजाय थ्योरेटिकल बात को कनेक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल जो हमारी पुलिसिंग है या प्रैक्टिकल जो हमारी एस्पेक्ट्स हैं उनसे। लेकिन अगर साथ साथ हम लॉ के सेक्शंस को भी टच कर लें तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। और मैं इसमें चूंकि ये एक अच्छी चीज ऐड होती है, जब आप मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर होते हैं तो आपका सोचने का, समझने का जो अंदाज होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। जब आप पुलिस में ही, आप एक फील्ड में ही होते हैं लेकिन आप ऑपरेशंस में होते हैं तो आप और तरह से सोच रहे होते हैं। जब आप इन्वेस्टिगेशन में होते हैं तो आप और तरह से सोच रहे होते हैं। आप मिसाल के तौर पे ट्रैफिक में फील्ड ड्यूटी कर रहे होते हैं तो और तरह से सोच रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप ट्रेनिंग में हैं तो आप और तरह से सोच रहे होते हैं। ट्रेनिंग के माइंडसेट और होता है। तो आपने बिल्कुल ये जो अपनी बात बताई, इस माइंडसेट से फायदा इस तरह के मुख्तलिफ ऑफिसर्स के साथ या मुख्तलिफ पोस्टिंग्स पर मौजूद ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करने से यकीनन फायदा होता है। तो हम जहां मजमे के साथ डील करने की बात होगी वहां जरूर इसको टच कर लेंगे। लेकिन यहाँ हमारी ज्यादातर आप जो ट्रेनिंग देखेंगे, ये ट्रेनिंग हमारी हो रही होगी उन कल्प्रिट्स के साथ डील करने की, उन सब्जेक्ट्स के साथ डील करने की जो लोगों को हिरासत में ले लेते हैं या जो लोगों को यरगमाल बना लेते हैं। ऐसी सिचुएशन से डील करने की जो आम मुजाहिरा है, जो आम बैरिकेड सिचुएशन है, जिसमें मजमा खिलाफ कानून 147, 48, 49 में भी जिसको डिफाइन किया गया कि 144 के तहत जिनके खिलाफ सीआरपीसी में आप एक्शन लेते हैं और डीसी उसके खिलाफ 144 का ऑर्डर भी पास करता है। इसी तरीके से आप उसे खिलाफ कानून फिर 147 में उसकी डेफिनेशन अलग आती है, 48 में अलग आती है, 49 में अलग आती है। फिर आप ये कहते हैं कि इसे मजमा खिलाफ कानून डिक्लेयर करना पहले जरूरी है, डिक्लेयर करने के बाद वार्न करना भी जरूरी है, वार्न करने के बाद एक्शन। वो सारी लीगल डिबेट बिल्कुल है और लीगल जो सेक्शंस हैं वो बिल्कुल हैं, लेकिन वो मजमा के हवाले से हैं। यहाँ आप आगे चलते रहेंगे तो आप देखेंगे ज्यादातर जो हमारी ट्रेनिंग है ये नेगोशिएशंस के हवाले से, बातचीत के हवाले से है। क्योंकि जब फोर्स का यूज करना है तो उसके जो स्टेप्स हैं वो ज्यादातर इसमें डिस्कस नहीं हो रहे होंगे कि फोर्स यूज करने के बाद आपने क्या करना है। ये है क्राइसिस नेगोशिएशंस का कॉन्सेप्ट। आप नेगोशिएट करके, और ये बात हकीकत भी है कि हमारे आधे से ज्यादा मसाइल नेगोशिएट करके सॉल्व हो भी रहे होते हैं। आधे से ज्यादा क्राइसिस को हम नेगोशिएशंस के साथ डील कर भी रहे होते हैं, इफेक्टिवली डील कर रहे होते हैं। तो उसको हम डील करने को यहाँ पर ज्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन पॉइंट आपका अच्छा है, इस पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे जहां कहीं ऐसा लॉ की एप्लीकेशन आएगी, वहां जरूर हम इस पर डिबेट कर सकते हैं। इट इज अ गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट है आपका। कोई और भी हैंड रेज हुआ? सर जैसे मलिक साहब को मैं जवाब देना चाहता था, उन्होंने कहा कि कानूनी हवाला जात भी होने चाहिए, क्योंकि हम एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं, हमें तो पता है।
तो कानूनी हवालाजात सबको पता है कि मजमू क्या होता है, खिलाफ कानून कब होता है, खतरनाक कब हो जाता है, फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है, एसएचओ ने क्या करना होता है, सबको पता है। हमारा सेशन अभी जैसे चल रहा है, इसमें जैसे सर में बता रहे हैं कि टेक्निक्स क्या होती हैं, स्ट्रेटेजी क्या होती है। और दूसरा ये है कि सर हम जो है ना यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अभी हम आगे जब जाएंगे क्राइसिस मैनेज करेंगे तो हम एक एसओपी के तहत करेंगे, जैसे अब यहाँ पे सीख रहे हैं। पहले हम करते थे ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ कि कानून अच्छा है, नॉलेज होनी चाहिए, सब हमारे पास किताबें भी है, कर लेंगे, लेकिन ये जो आप हमें पढ़ा रहे हैं ये हमारे लिए उससे ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सर। बिल्कुल, आपका पॉइंट भी वैलिड है कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का मिक्स है। कानून की अपनी अहमियत है, कानून ना पता होने से अपना नुकसान होता है, और कानून अगर रिफ्रेश कर लिया जाए वक्तन फवक्तन तो उसमें कोई इशू नहीं होता। वो भी अच्छा पॉइंट है जो अकरम साहब ने कहा। और आपकी भी बात बिल्कुल ठीक है जावेद, कि आपने कहा कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरी के साथ जब कनेक्ट करके समझी जाती है तो असल चीज होती है। वरना आप मैंने मैंने भी कल परसों ये बात कही थी कि आप कह सकते हैं कि हम लोग जो है ये चीजों से डील कर रहे हैं, ऑलरेडी डील करते आ रहे हैं, और पुलिस का रोज इन चीजों से डीलिंग है, तो आखिर फिर हमें इस कोर्स की जरूरत क्या है। तो जरूरत इसलिए है कि इसमें आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कनेक्शन समझते हैं, और फिर आप बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स वगैरह के बारे में यहाँ सीख लेते हैं कि जिनको आप जब जब एक्शन करने जाते हैं तो आपके जहन में ये पॉइंट्स आ जाते हैं, और आप कहते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर अगर मैं एक्शन करूंगा तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकलेगा। सो दोनों दोनों पॉइंट्स अपनी जगह वैल्यू रखते हैं। हम जहां कानून को टच करना चाहिए वहां कानून को अगर टच करें या उसका जिक्र करें, उसको रिफ्रेश कर लें, तो ये अच्छा आइडिया है, इसमें बुरा नहीं है। लेकिन हमारा ज्यादा फोकस बहरहाल इस ट्रेनिंग के अंदर इन दो एस्पेक्ट्स के ऊपर ज्यादा होगा। एक होस्टेज सिचुएशंस के ऊपर हमारा ज्यादा होगा, और दूसरा एक्सप्रेसिव सिचुएशन भी वो सिचुएशंस जिसके अंदर इंडिविजुअल्स यूजुअली होते हैं और वो किसी एक्सप्रेसिव सिचुएशन में जा रहे होते हैं। हम नेगोशिएशन के जरिए उन्हें किस तरीके से लेके चल सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें ये इस मॉड्यूल में भी और इससे अगले मॉड्यूल में भी आप देखेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है टाइम के हवाले से। बेसिकली ये हमने एक इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, टाइम जैसे जैसे गुजरता रहता है, पैसेज ऑफ टाइम, वो अंग्रेजी का फ्रेज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ। तो वक्त के गुजरने से क्या असरात होते हैं ओवरऑल सिचुएशन में। सबसे पहली तो चीज ये है कि जज्बातियत कम होती है। सबसे पहले ये है कि देखें, जब आपको वैसे भी हमारे दीन का भी ये सिखाया है हमें, हमारे मजहब ने भी, दीन ने भी, कि जब गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। और गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ की हिकमत ये है कि जब आप गुस्से में खामोशी इख्तियार करेंगे थोड़ा सा, तो उस वक्त जब गुस्सा आता है तो आप बहुत कुछ कर गुजरने पे आमादा होते हैं, बहुत कुछ बोलने पर आमादा होते हैं। जब आप खामोश होते हैं और कुछ वक्त गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जज्बात जो होते हैं वक्त के साथ साथ नीचे आते हैं। टाइम गुजरने के साथ साथ जज्बातियत कम होती है। जज्बातियत कम होती है तो खुद ब खुद आप रियलाइज करते हैं कि आया मुझे इस कदर ज्यादा रिस्पॉन्स देने की जरूरत है या नहीं, वायलेंट रिस्पॉन्स देने की जरूरत है या नहीं, या मैं जो रिस्पॉन्स देने जा रहा हूँ इस सिचुएशन में, आया ये रिस्पॉन्स मुझे देना चाहिए या नहीं, या मैं इसे रोक लूं, या इसके अलावा कोई और तरीकाकार भी हो सकता है इस मामले से डील करने का। तो बेसिकली वक्त गुजरना जो होता है, वक्त का गुजरना, वो जज्बातियत को कम करता है। तो आपको सबसे पहले जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में कोशिश करनी होती है कि भाई जज्बातियत जरा कम हो जाए। तो जज्बातियत को कम करने के लिए सबसे अच्छा टूल टाइम है। टाइम गुजरता है तो जज्बातियत कम हो जाती है। और जो जो जज्बातियत कम होती है तो फिर इससे अगला पॉइंट जो है वो आता है, और वो है शऊर में इजाफा, यानी रैशनैलिटी, रैशनल थिंकिंग, जिसका मैं बार बार जिक्र यहाँ पर आ रहा है हमारे पास और मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। रैशनल थिंकिंग हमारी बढ़ जाती है जैसे जैसे टाइम गुजरता है और हमारी जज्बातियत कम होती है, तो रैशनल थिंकिंग बढ़ जाती है। रैशनल थिंकिंग बढ़ने का मतलब क्या है? जज्बात में आप जो काम करते हैं तो आपको उस काम के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे आपकी नजर नहीं होती, उसके नताइज की आपको फिक्र या उसके नताइज के बारे में प्रॉपर इदराक आपका नहीं होता। आप ये सोचकर काम नहीं कर रहे होते कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। कहते हैं गुस्से में जो फैसले किए जाते हैं उन पे बाद में पछताना पड़ता है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो फैसला करते वक्त आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके नताइज हैं, उन पर नजर नहीं डाल रहे होते। गुस्से के अंदर, जज्बात के अंदर जो फैसला होता है उसमें इस किस्म की गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि इसी के बरक्स जो शऊर है, जो शऊरी कैफियत है, वो ये कहती है, रैशनल थिंकिंग है, वो ये कहती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके नतीजे पे आपकी नजर होनी चाहिए, और वो क्या नतीजा लेके आएगा उसकी आपको फिक्र होनी चाहिए। तो जब आपकी जज्बातियत कम होती है
तो आपके शऊर में इजाफा होता है, और शऊर में इजाफा होने के साथ साथ आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, आया मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो किस हद तक जाना है मुझे, कहाँ जाकर मुझे रुक जाना है कि जिससे आगे इसके नताइज जो हैं वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी पोजीशन जो है, इसको समझने की हमें एक ज़रूरत होती है, और इसको समझने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि अगर हम टाइम को गुजरने देंगे, टाइम को गुजारेंगे या टाइम को बाय करेंगे, तो टाइम बाय करने से वक्त के गुजरने के साथ साथ ये तमाम चीज़ों में फ़र्क पड़ता है कि जज्बातियत कम होती है, शऊर में इजाफा होता है, तीसरे नंबर पे स्ट्रेस कम होता है, दबाव जो है वो कम हो जाता है। बेसिकली ये आप ही के हवाले से बात नहीं हो रही। आप सोचते हैं पुलिस ऑफिसर के अंदाज से, हम पुलिस ऑफिसर हैं तो ज़ाहिर है हमारी सोच भी पुलिस ऑफिसर के अंदाज से होती है। हम किसी भी मामले को देख रहे होते हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, पुलिस ऑफिसर की नज़र से देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट की नज़र से देखें, तो जो आपका सब्जेक्ट है, जिसने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, जिसने एक सिचुएशन, एक सीन क्रिएट किया हुआ है, वो खुद भी बहुत स्ट्रेस में है। आप ज़रा एक लम्हे के लिए उसकी जगह अपने आप को रख कर सोचें कि आप एक जगह पर, एक सिचुएशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जिसके अंदर आपने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, आपने उनके सर पे बंदूक रखी हुई है, और आप अब राब्ता कर रहे हैं, और आप जो है अपनी डिमांड्स पेश कर रहे हैं, और सामने से डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही। आपके ऊपर खुद कितना स्ट्रेस होगा इस सारी सिचुएशन में? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जो शख्स होगा वो सब्जेक्ट खुद होगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। आप कहेंगे होस्टेज पे स्ट्रेस होगा, यकीनन होगा। आप कहेंगे होस्टेज के अजीज़ व अकारिब जिनको पता चलेगा वो स्ट्रेस में होंगे, यकीनन होंगे। पब्लिक स्ट्रेस में होगी एट लार्ज, यकीनन होगी। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, हम लोग स्ट्रेस में होंगे, यकीनन होंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है कि अब ये सिचुएशन मैंने क्रिएट तो कर लिया, अब मैं इससे निकलूँगा कैसे? अब मैं इस सिचुएशन से निकलूँगा कैसे? ख़ास तौर पे इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में, जहाँ उसे अपनी जान की भी परवाह है, जहाँ उसे यहाँ से निकलने की भी फ़िक्र है, जहाँ वो माइंडफुलनेस के साथ काम कर रहा है, वहाँ वो खुद बहुत स्ट्रेस में होता है। तो जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है, वैसे जज़्बात कम होते हैं, रैशनैलिटी बढ़ती है, शऊरी थिंकिंग बढ़ती है, और उसके साथ-साथ दबाव या स्ट्रेस कम हो जाता है। जब स्ट्रेस कम होता है, तो फिर सोचने समझने की सलाहियतें बेहतर होती हैं, डिसीजन मेकिंग की सलाहियतें बेहतर काम करने लग जाती हैं, और ऐसी सिचुएशन में सब्जेक्ट को ये महसूस होता है कि उसकी जो तवक्कुआत थी, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो इनिशियली बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था। वो समझता था कि जो मैं कहूँगा मुझे मिल जाएगा, जो डिमांड करूँगा मेरी डिमांड पूरी कर दी जाएगी, जो मैं माँगूँगा उस पे अमल कर दिया जाएगा, मेरी हर माँग पूरी कर दी जाएगी। तो उसको जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, और जब जज़्बातियत कम होती है और अक्ल-ओ-शऊर में इज़ाफ़ा होता है, स्ट्रेस की कैफ़ियत रिड्यूस होती है, तो उसे ये समझ आता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। भई ये सब कुछ नहीं हो सकता। मुझे इतनी देर हो गई, अब तक ये सब नहीं हुआ, तो ये इतना आसान नहीं है। और इसी तरह वक़्त के साथ-साथ उसकी एक्सपेक्टेशंस कम होने लग जाती हैं। पहली उसकी एक्सपेक्टेशन मिसाल ये थी कि जी मेरी 5 डिमांड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 की पाँचों की पाँचों डिमांड्स पूरी होंगी। जब थोड़ा-सा टाइम गुज़रता है तो वो समझता है कि नहीं, 5 में से 2 कम, नहीं ये तो नहीं हो सकती, ये तो बात ही इनके इस तरफ तो कोई बात पे ही नहीं आ रहा, ये तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये 3 डिमांड्स रह गई हैं। थोड़ी देर में पता चलता है 3 से भी 2 डिमांड्स पे बात आ गई है, और वो भी उतनी नहीं दी जा रही जितना वो माँग रहा था, उससे कम की जा रही हैं। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता उसकी एक्सपेक्टेशंस लोअर होने लग जाती हैं, रिड्यूस होने लग जाती हैं। और ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा साइन होता है, क्योंकि जब वो एक्सपेक्टेशंस हाई रखे हुए है, तो वो हमसे वो तमाम चीज़ें मनवाना चाहता है जो वो अपने ज़हन में लेकर आया था। लेकिन ज्यों-ज्यों उसकी एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस होती हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता बार्गेन करने की पोज़ीशन में भी आ जाता है, और फिर वो थोड़े बहुत के ऊपर भी राज़ी होने की पोज़ीशन में आ जाता है। इस सूरत-ए-हाल में हमें उसके साथ एक ताल्लुक बनाने में, एक रेपो बनाने में, एक एतमाद का रिश्ता कायम करने का मौका मिलता है। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हों, और वो बातचीत होने के दरमियान सामने वाला बहुत ज़्यादा जज़्बात में हो, बहुत ज़्यादा जल्दी और उजलत में हो, तो आपके और उसके दरमियान जो है वो रिश्ता कायम नहीं हो पाता, वो एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। जब आप उसे थोड़ा-सा टाइम देते हैं, जब आप उसे थोड़ा-सा जो है वो रैशनल थिंकिंग की तरफ लेकर आते हैं, अक्ल-ओ-शऊर के साथ सोचने पर मजबूर करते हैं, तो और उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को अहमियत देते हैं, तो आपके और उसके दरमियान एक कनेक्शन कायम होता है, एक ताल्लुक कायम होता है, और आपका और उसके दरमियान एक एतमाद की फ़िज़ा कायम होती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सीबीएम्स।
तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जब हम लेते हैं तो हम वो स्टेप्स कर रहे होते हैं जिससे सामने वाले का एतमाद जीता जा सके। क्योंकि देखें, जिसने आप पे एतमाद ही नहीं करना, उसने आपकी किसी बात पर यकीन भी नहीं करना, उसने आपके कहने से अपनी डिमांड्स को चेंज भी नहीं करना, उसने आपके कहने से जो होस्टेजेस हैं उनको कोई रियायत भी नहीं देनी, उसने आपके कहने से अपनी डिमांड से दस्तबरदार भी नहीं होना। लेकिन जब आपके और उसके दरमियान एक एतमाद कायम हो जाएगा, एक ताल्लुक कायम हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो फिर आप उसको इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में आ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता शायद वो आपकी बात मानना शुरू हो जाए। फिर जब आप इस दौरान में एक टाइम गेन कर रहे हैं और टाइम गेन करने के साथ साथ जज्बातियत कम हो रही है, अक्लो शऊर बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेस कम होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस नीचे आती हैं, आपके और उसके दरमियान एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो साथ ही साथ ये टाइम जो होता है ये आपको एक और फायदा दे रहा होता है। वो ये कि इंटेलिजेंस, मालूमात, इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन जो हमारे पास कमी थी, वो हमें वक्त के साथ साथ मिलना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपको पता चलता है कि आपके इलाके के अंदर एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसके अंदर कोई 2-3 अफराद घुस गए हैं, खुदा ना ख्वास्ता, और बच्चों को उन्होंने यरगमाल बना लिया। तो आपको सबसे पहले वहाँ की मालूमात तो चाहिए। हर स्कूल के बारे में सब कुछ तो आपको नहीं पता होता ना, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा इसके अंदर कमरे कितने हैं, दाखिल होने के रास्ते कितने हैं, निकलने के रास्ते कितने हैं, आज बच्चे कितने मौजूद थे, उनके साथ असातिज़ा कितने हैं, कितने लोग अंदर हैं, उनकी क्या-क्या पोज़ीशन है, उनकी सेहत की क्या पोज़ीशन है, उनके पास जो वसाइल हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? ये तमाम इन्फॉर्मेशन, उनको बाहर निकलने के रास्ते कौन से हैं, अगर ये छुपे तो कहाँ-कहाँ छुप सकते हैं, अगर टेररिस्ट या सब्जेक्ट छुपे तो वो कहाँ-कहाँ जाकर छुप सकता है, वो किस चीज़ को अपनी आड़ के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, अंदर ऐसे कौन-कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं। अब ये सारी चीज़ें किसी एक्शन करने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं या इस सिचुएशन को डील करने में मदद दे सकती हैं, लेकिन ये सारी मालूमात इनिशियली आपके पास नहीं है। ये सारी इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको टाइम चाहिए। यू नीड टाइम टू बिल्ड दिस इंटेलिजेंस एंड दिस इंफॉर्मेशन। और ये टाइम जैसे जैसे गुजरता है, आपकी ये इंटेलिजेंस और ये इंफॉर्मेशन बिल्डअप होती है, इससे आपको फायदा होता है। सो वक्त गुजरने का या पैसेज ऑफ टाइम का जो एक असर है वो ये कि आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बिल्ड करने का मौका मिलता है। और किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन के बहुत मैटर करती है। और जब आपके पास मालूमात बेहतर होती हैं, तो फिर बेहतर फैसला साजी कर सकते हैं। यू गेट टू नो यू ट्राई टू get more and more intelligence and information, and subsequently you come into a position where you can make better decisions, because कहा जाता है कि well informed decisions are better decisions। जिन इन डिसीजंस या फैसलों के पीछे ज्यादा मालूमात होती हैं वो बेहतर फैसले होते हैं। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आर बेटर डिसीजंस। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी होगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी। सो वक्त गुजरने के साथ साथ एक फायदा ये भी होता है कि इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, और जब इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन का बेस मजबूत होता है तो फिर फैसला साजी भी अच्छी होती है। फैसला साजी अच्छा करने के लिए सिर्फ यही नहीं होता कि जो इंफॉर्मेशन है वो बेहतर होती है तो ही फैसला साजी बेहतर हो सकती है। इंफॉर्मेशन के अलावा एक पॉइंट और भी है, वो ये कि अगर आपका स्ट्रेस कम होगा तो आप बेहतर फैसला कर सकेंगे। अगर आपके ऊपर दबाव कम होगा तो आप बेहतर फैसला कर सकेंगे। अभी देखिए ना, मुझे हमने लास्ट टाइम जब ये मॉड्यूल किया था तो कराची के ऑफिसर्स जो हैं इसमें, मैं चाहूँगा कराची के ऑफिसर्स जो हैं, जो कराची से हमें ज्वाइन किया है, ख़ास तौर पे फील्ड में जो ऑफिसर्स हैं, जैसे एसएचओज रहे हैं या इस वक्त भी एसएचओज हैं, लेडी ऑफिसर्स हैं, एसएचओज हैं, कराची के अंदर आए दिन प्रेशर सिचुएशंस बनती रहती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारे लोगों के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो यहाँ आए दिन प्रेशर सिचुएशंस बनती हैं। उन प्रेशर सिचुएशंस में आपने ये देखा है कि जब आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, पीछे से सीनियर्स की कॉल आ रही हैं, एक तरफ से मीडिया की कॉल्स आ रही हैं, सामने आपके लोग हैं, एक रश बना हुआ है और आप उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, और उस सिचुएशन को डील करते में आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो इस स्ट्रेस के अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग मुश्किल होती है, अच्छा डिसीजन करना आपके लिए मुश्किल होता है। लेकिन और जब वक्त की बहुत टाइट किस्म की टाइमलाइंस और डेडलाइंस दे दी जाए तो भी आपके लिए डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है। आपको कहा जाए कि अभी 5 मिनट के अंदर अंदर करो, तो आप कहते हैं भाई 5 मिनट में होने वाला काम नहीं है, इसको टाइम लगेगा, जब तक टाइम नहीं देंगे ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर करो, आपकी कमांड
से आपको कॉल आ रही है या बाज़ औक़ात आपको जो है वो किसी और तरफ से डेडलाइन मिल रही है कि 5 मिनट के अंदर ये क्लियर हो जाना चाहिए, तो आप परेशान होके, स्ट्रेस में आके, जज़्बाती होके फैसला करेंगे तो वो फैसला हमेशा गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जबकि आप जज़्बातियत कम करके, शऊर बढ़ा के और अपनी जो रैशनैलिटी है उसको यूज़ करके, कम स्ट्रेस के अंदर, ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जब आप फैसला करेंगे, तो वो फैसला हमेशा बेहतर होगा। वो फैसला हमेशा बेहतर होगा। और एक तरफ तो आप अपने फैसले की बात कर रहे हैं, बतौर पुलिस ऑफिसर आप बेहतर फैसला करें। दूसरी तरफ सब्जेक्ट को देखें। मैंने ये कहा था कि हमें सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसके हाथ में इस वक़्त पिस्टल है और एक ट्रिगर दबाने की देर है, तो लोगों की ज़िंदगियाँ इसके हाथ में हैं या इसके डिस्पोज़ल पे हैं। तो आपके सब्जेक्ट को भी बेहतर फैसला करने का मौका मिलेगा। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा, तो देखें ना उसकी भी जब एक्सपेक्टेशंस कम हो रही हैं, तो वो बेहतर फैसला कर सकता है। शुरू में वो सोचता होगा कि मेरी एक बात भी अगर किसी ने नहीं मानी तो मैं सबको उड़ा दूँगा और मैं जनाब आखिरी कदम उठा लूँगा। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जैसे उसे पता चलता है कि मेरी सारी डिमांड्स पे अमल नहीं हो सकता या मेरी सारी डिमांड्स पूरी करने को कोई तैयार नहीं है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो भी बैक करता है, बैक ट्रैक करता है, विथड्रॉ करता है, रिट्रीट करता है। तो एक तरह से उसको भी डिसीजन मेकिंग करने में जो आपका ये टाइम गुजरना है, इसकी वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग भी बेहतर हो जाती है और वो भी बेहतर, क्योंकि उसने भी तो हर वक्त फैसला करना है ना। उसने थोड़ी देर बाद ये फैसला करना है कि आया मैं किसी होस्टेज को नुकसान पहुंचाऊं इन्हें दिखाने के लिए कि मैं सीरियस हूं अपने मुतालबात के बारे में, या आया मैं अपने मुतालबात की संगीनी को बढ़ाऊं, इनको बोलूं तुमने देर कर दी तो पहले मैंने 1 करोड़ मांगे थे, अब मुझे 2 करोड़ चाहिए, इस तरह से मैं अपने मुतालबात को बढ़ाऊँ, ऐसा डिसीजन करूँ, या ये मुझे अगर थोड़ी-सी ऑफ़र कर रहे हैं तो मैं उस पे राज़ी हो जाऊँ। वो भी हर वक़्त डिसीजन मेकिंग के एक उससे गुज़र रहा है सिचुएशन से। तो उस डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन के अंदर उसको स्ट्रेस और दबाव कम होगा, टाइम गुज़र जाएगा तो वो भी बेहतर डिसीजन कर सकेगा। और आप चाहते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बेहतर डिसीजन करे, ताकि वो क्विकली या जल्दबाजी में या गुस्से में, जज्बात में कोई गलत फैसला करके कहीं होस्टेजेस को नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए आप चाहते हैं कि वो बेहतर फैसला करे। और इसलिए हम ये कहते हैं कि एक वक्त जो है, अकेला वक्त, ये हमारा सबसे अहम हथियार होता है इस क्राइसिस नेगोशिएशन की सिचुएशन के अंदर। जब भी क्राइसिस नेगोशिएशन की सिचुएशन है, क्राइसिस इंसिडेंट्स की सिचुएशन है, तो वक्त हमारा सबसे बड़ा और सबसे अहम हथियार है। इट इज द बिगेस्ट टूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन आवर हैंड्स, टाइम। तो टाइम एक ऐसा एसेट है जिसे हम अगर एज ए एसेट यूज करेंगे, एक सरमाए के तौर पे यूज करेंगे, एक टूल के तौर पे यूज करेंगे, तो ये हमारे फेवर में जाएगा। कराची में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, कराची के पुलिस ऑफिसर्स में से कोई मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको आए दिन ऐसी सिचुएशंस फेस होती हैं जिसमें टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि यहाँ मिनट मिनट के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही होती है और फीडबैक मांगा जा रहा होता है। रिपोर्टर्स, मीडिया वाले भी, हमारी अपनी कमांड भी, तमाम लोग भी, स्टेक होल्डर्स भी, मुख्तलिफ हाउसेज भी, सारे वो हमसे पूछ रहे होते हैं। बहरहाल हम ये कह रहे थे और ये बात बिल्कुल सच है कि टाइम हमारा एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन इसके साथ साथ लास्ट टाइम जो हमने सेशन किया था, तो उसमें हमारे एक ऑफिसर ने, बल्कि कश्मीर के एक ऑफिसर, आज़ाद कश्मीर पुलिस के एक ऑफिसर हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी बात कही थी कि सर बात यह है कि हम तो ज़रूर सिचुएशन को देख रहे होते हैं ग्राउंड पे, लेकिन हम जब ग्राउंड पे होते हैं तो हमारे पीछे फ़ोन आ रहे होते हैं हमारी कमांड के, जो ग्राउंड पे मौजूद नहीं होते, और वो हमसे बाज़-औक़ात बहुत जल्दबाज़ी का तकाज़ा कर रहे होते हैं। वो हमसे कह रहे होते हैं कि वक़्त नहीं है और 5 मिनट के अंदर ये क्लियर करो और मुझे 10 मिनट में ये चीज़ क्लियर चाहिए। इस तरह के हमें डेडलाइंस मिल रही होती हैं जो कि अनरियलिस्टिक भी होती हैं बाज़ औक़ात, और इनकी वजह से जल्दबाज़ी में हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात हमें गलती करनी पड़ जाती है या गलत डिसीजन मेकिंग हो जाती है हमसे जल्दबाज़ी में, जो कि इतनी जल्दबाज़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट बड़ा वैलिड पॉइंट था उनका, हमने इसको बिल्कुल एंडोर्स किया था कि ऐसे मौके पे कमांड को भी ये बात समझनी चाहिए कि कौन-सा फैसला ग्राउंड के ऊपर मौजूद शख्स को ही करना बेहतर है। ग्राउंड के ऊपर मौजूद कमांडर को ही कौन-सा फैसला करना बेहतर है। अगर हम दूर से बैठ के उस फैसले को डिक्टेट करेंगे, तो बाज़ औक़ात उस फैसले में हमें गलती हो जाती है हमारे ग्राउंड पे मौजूद लोगों से, और वो गलती जो है वो उस सिचुएशन को खराब कर देती है, उसे वर्स कर देती है बनिस्बत उसे, बजाय उसे बेहतर करने के। तो एक तो ये हमें सिचुएशन से, ये हमें पोज़ीशन समझनी चाहिए, ये मामलात हमें समझने चाहिए, इनकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये कमांड के लिए भी है और ये ऑफ़िसर ऑन द ग्राउंड के लिए भी है, कि ग्राउंड पे मौजूद ऑफ़िसर को बहुत सी दफ़ा
हमने खुद भी ऐसा किया और हमने ऐसा देखा भी सही कि जो समझदार ऑफिसर हैं, जो ग्रिप रखने वाले ऑफिसर हैं, और जो, क्योंकि देखें पुलिसिंग एक नर्व्स का गेम है हर वक्त। पुलिसिंग में आपके नर्व्स पे, आपके आसाब के ऊपर हर वक्त दबाव होता है। अक्सर और बेशतर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपके ऊपर स्ट्रेस होता है, आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो प्रेशर के अंदर कौन कितना बेहतर डिलीवर करता है, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप इसको मिसाल दे सकते हैं, एक क्रिकेट का मैच है। एक क्रिकेट के मैच के अंदर जब क्राउड होता है जो कि शोर कर रहा होता है, चैंटिंग कर रहा है, स्लोगन्स, नारे लगा रहा है, तालियां बजा रहा है, एक क्राउड का भी प्रेशर है, एक अपनी टीम का भी प्रेशर है, एक सामने वाली टीम का भी प्रेशर है। उसके अंदर जब क्रिकेटर गेम खेल रहा है तो उसे हर आने वाली बॉल को खेलना भी मेरिट के ऊपर है। ओवर्स भी लिमिटेड हैं, बॉल्स भी लिमिटेड हैं, स्कोर भी ज्यादा है। इस सारी प्रेशर सिचुएशन के बावजूद भी ये तमाम प्रेशर्स मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम प्रेशर्स के होते हुए भी दो मुख्तलिफ खिलाड़ी दो मुख्तलिफ अंदाज से बिहेव करते हैं। क्यों? एक खिलाड़ी अच्छा बिहेव करता है, अच्छे तरीके से खेलता है, कूल एंड काम खेलता है, आखिर तक लेके जाता है और मैच को जिताता है। और एक खिलाड़ी जज्बात में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है, दबाव में आ जाता है और गलत शॉट खेल के आउट हो जाता है, या गलत शॉट खेल के कैच आउट हो जाता है, या गलत शॉट खेलने की कोशिश में बोल्ड हो जाता है, या एलबीडब्ल्यू हो जाता है, आउट हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये सिचुएशन इन दो लोगों के दरमियान डिफरेंट क्यों है? दोनों पे वही प्रेशर्स हैं, दोनों के सामने वही दबाव है, वही क्राउड है, वही टीम्स हैं, वही शोर है, वही लिमिटेड ओवर्स हैं, वही टाइम कम है, वही स्कोर ज्यादा चाहिए। लेकिन दो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से क्यों बिहेव करते हैं? तो इट इज अबाउट देयर ओन यू नो मेंटल टफनेस। ये अपनी जो आपकी एक मेंटल टफनेस है और अपनी एक मजबूती है जहनी तौर पर, और अपनी ग्रिप है अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे, चाहे वो खेल है, चाहे वो पुलिसिंग है, चाहे कोई भी काम है जो आप कर रहे हैं, उस पे जो आपकी ग्रिप है, जो आपका उसके ऊपर कंट्रोल है, और अपने ऊपर आपका जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, उसके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। उसकी वजह से दो लोग मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते हैं। दोनों को एक ही तरह करना चाहिए, लेकिन दो मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते हैं। इसी तरह पुलिस ऑफिसर्स में भी, जो पुलिस ऑफिसर्स कंट्रोल अच्छा जानते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स मेंटली टफ होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स प्रेशर्स और दबाव को हैंडल कर सकते हैं, हमने उनको देखा है कि उन्हें ग्राउंड पे कहा भी जाता है। हम खुद भी ऐसी पोजीशंस में आए हैं और हमारे सबऑर्डिनेट्स ने भी हमें ऐसी पोजीशंस में गाइड भी किया है। जब हमने उन्हें कहा कि आप एक्शन यूज करें, तो वो कहते हैं कि साहब हमें टाइम दें, हम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और हम सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और हम इफेक्टिवली सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। तो हमने ये देखा कि जब ग्राउंड पे खड़ा हुआ शख्स इस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा है, तो अक्सर और बेशतर फिर कमांड भी कहती है कि ठीक है, आप अपना टाइम लें, देखें, लेकिन ज्यादा देर ना हो। तो ये चीज उस वक्त होगी जब आप ग्राउंड पर मौजूद हो और ये तमाम बातें आपके जहन में हो जो यहाँ पर हो रही हैं, और फिर आपका एक कम्युनिकेशन स्किल भी हो। आप बातचीत भी कर सकते हो, आप बता भी सकते हो, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, अपने सीनियर को कन्विंस भी कर सकते हो। तो फिर तो आप उसके साथ कंटेस्ट कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि सर ग्राउंड पे सिचुएशन ऐसी है, ऐसी नहीं है, आप मेहरबानी करें, मुझे टाइम दें, ये हो जाएगा, आई एम डूइंग इट, और ये खराब भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आपकी बात के एक्सेप्ट किए जाने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप सिचुएशन को वाजे ना करें, अगर आपका फीडबैक भी मुकम्मल ना हो, और आप एक जिटरी सी पोजीशन में हो, तजब्जुब किसी कैफियत में हो, मान भी रहे हो ना भी मान रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका सीनियर भी, चाहे वो दूर बैठा है, चाहे वो आपसे फोन पर बात कर रहा है, तो वो भी कोई अच्छी राय कायम करके कोई अच्छा डिसीजन की कॉल आपको नहीं दे सकता। तो ये इस मामले में मेरे ख्याल में हमारा एक आइडिया होना चाहिए कि हमें अपनी मेंटल टफनेस पे काम करना है, और वो हम इन चीज़ों को एज ए एक्सरसाइज लेके चलेंगे, तो हमारे दरमियान, हमारे अंदर ये मेंटल टफनेस पैदा होगी और हम एक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे इन सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसके बाद पैसेज ऑफ टाइम के बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, जो कि एक बड़ा अच्छा फिनोमेना है जिसके ऊपर हमें बात कर रही है, जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल चेंज स्टेयरवे। बिहेवियरल चेंज तो समझ में आता है कि जो रवैया है उसके दरमियान, उसके अंदर तब्दीली, रवैये में तब्दीली, तर्ज अमल में तब्दीली, इसे बिहेवियरल चेंज कहते हैं। स्टेयरवे का मतलब है सीढ़ी का रास्ता। सीढ़ियों का जो रास्ता है, ये बाकी मुख्तलिफ किस्म के, और जो आप लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रहे हैं किसी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, या और दूसरे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, रस्सी के जरिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, और दूसरे रास्तों की निस्बत सीढ़ी का रास्ता इख्तियार करने में क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। सीढ़ी में स्टेबल है, एक स्टेप लेने के बाद दूसरे स्टेप तक आप स्टेबल तरीके से ऊपर बढ़ रहे होते हैं।
और हर स्टेप के ऊपर आप पहले से ऊंची पोजीशन पे आ रहे होते हैं, पहले से बेहतर पोजीशन पे जा रहे होते हैं। हर स्टेप पिछले स्टेप से ऊपर आपको लेकर जा रहा होता है, उससे बेहतर पोजीशन में आपको लेकर जा रहा होता है, और अल्टीमेटली आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। स्टेयरवे कहलाता है ऐसा रास्ता, ऐसी सीढ़ियां ऐसा रास्ता होती हैं जो आपको ऊंचाई पे अपनी मंजिल की तरफ लेकर जा रही हैं। हर स्टेप पिछले स्टेप से आपको बेहतर पोजीशन में ला रहा है, और हर स्टेप अपने तौर पे भी स्टेबल है। हर स्टेप अपने तौर पे भी स्टेबल है। आप एक स्टेप पे रुक सकते हैं, बनिस्बत इसके एक फिसलान हो, एक स्लोप हो, उस पे चढ़ते हुए आप में स्टेबिलिटी नहीं होती। उसमें चढ़ते हुए आप पे स्टेबिलिटी नहीं होती, आप स्टेबल नहीं होते, आप हर वक्त पीछे आने के डर में होते हैं, खौफ में होते हैं, क्योंकि आपको पिछली तरफ धकेल रहा होता है, वो स्लोप होता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। जबकि स्टेयर्स में स्टेबिलिटी होती है। आप एक स्टेयर पे रुक के खड़े हो जाएं तो आप बिल्कुल स्टेबल फील करेंगे, फिर आप आगे की तरफ बढ़ें, फिर उससे आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। और आप एक स्टेयर पे ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक जगह रुक सकते हैं, बीच में सांस ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। स्टेयर वे का ये फायदा होता है, सीढ़ियों का ये फायदा होता है लाइफ में। तो हम बिहेवियरल चेंज स्टेयर वे जब पढ़ते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स या कौन कौन सी ऐसी सीढ़ियां हैं जिनको अबूर करके हम एक क्राइसिस सिचुएशन में जो हमारा सब्जेक्ट है उसको बिहेवियरल चेंज की तरफ लेकर जा सकते हैं, या उसके तर्ज अमल में या उसके रवैये में हम तब्दीली ला सकते हैं। ये है बिहेवियरल चेंज का कॉन्सेप्ट। अब इसके हम स्टेप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप्स का है मौसर सुनने में महारत, यानी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, जिनका मैंने कल आपसे जिक्र किया था और आज भी मैंने उनको रिपीट किया था कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या होते हैं कि जिसमें आप किसी की बात को सुने, उसकी बात को समझें और अपनी तमाम तर तवज्जो उसकी तरफ रखें और उसको ये इंप्रेशन दें कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। ना सिर्फ ये कि सुने बल्कि उसे इंप्रेशन भी दें कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, उसे सीरियस ले रहे हैं और उस पर अमल दरामद की कोशिश भी कर रहे हैं, या उस पर अमल दरामद के बारे में गौर फिक्र भी कर रहे हैं। ये होती है एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, सिर्फ सुन के समझना काफी नहीं है, बल्कि उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करना भी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स का पार्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ जब आप बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जब कोई शख्स जो है वो किसी को उसने हॉस्टेज बनाया हुआ है और कहता है जी नहीं मैं किसी सीनियर अफसर से बात करूंगा, आप आपसे बात नहीं करूंगा, तो आप कहते हैं भाई मैं ही सीनियर अफसर यहाँ मौजूद हूँ, कोई और नहीं है, आप मुझसे बात करें, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और मैं बिल्कुल इस पोजीशन में हूँ कि कोई फैसला भी कर सकूं। आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए जो बेहतरीन फैसला होगा वो करूंगा, आप मुझसे अपनी बात करें और मैं पूरी आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरी पूरी तवज्जो आपकी तरफ है। तो पहले तो आपने उसे ये एहसास दिलाना है कि आपकी तवज्जो उसकी तरफ है, आप उसकी बात को गौर से सुन रहे हैं और आप उसकी बात को अहमियत दे रहे हैं। और दूसरा, आप खुद भी एक ऐसी पोजीशन में हैं कि आपको सुनाने से उसे कोई फायदा हो सकता है। वरना ये भी तो एक बात है ना कि जी किसी गैर मुताल्लिका शख्स को वो सब्जेक्ट क्यों अपनी बातें सुनाए, या किसी गैर मौसर शख्स को, इनइफेक्टिव शख्स को सुना के क्यों अपनी बातें ज़ाया करे। वो तो उसको सुनाना चाहेगा जो उसकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश कर सकता हो, उसको अपनी डिमांड से करीब तर लेके जा सकता हो। तो आपने उसको ये एहसास भी दिलाना है। तो ये मौसर सुनने की महारत या एक्टिव लिसनिंग स्किल्स में ये सारी बातें शामिल हैं। पहले तो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने हैं, यानी कि हमत अनगोश होकर उसकी बात को सुनना है, उसे ये एहसास दिलाना है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, उसकी बात को समझ रहे हैं, उसकी बात पे अमल दरामद की कोशिश कर रहे हैं, गौर खौज कर रहे हैं, ये चीज। और दूसरे नंबर पे हमदर्दी या एम्पैथी का जज्बा उसके साथ आपने शो करना है। भले आपको ये देखें, ये चीज जो होती है ये एज अ पुलिस ऑफिसर हमें मुश्किल होती है समझना। हम असल में पुलिस ऑफिसर होते हुए पुलिस की ऐनक से हर चीज को देखते हैं। एक तो वो ऐनक है जो आईसाइट वाली ऐनक मैंने लगाई हुई है, एक हम सब ने ना नजर आने वाली पुलिस की ऐनक लगाई हुई होती है। हम हर चीज को पुलिस के अंदाज से देखते हैं, और पुलिस के अंदाज से जब हम देखते हैं तो हम हर चीज को सबसे पहले ही पहले लम्हे राइट और रॉन्ग में डिवाइड कर देते हैं, सही और गलत में डिवाइड कर देते हैं। जब हम सही और गलत के अंदर रख देते हैं तो जिस काम को, जिस हरकत को, जिस शख्स को हमने गलत वाले खाने में रखा है, फिर उसके लिए हमारे अंदर कोई हमदर्दी नहीं पैदा हो सकती। अक्सर और बेशतर इसीलिए हमारे अंदर कोई हमदर्दी नहीं होती क्रिमिनल के बारे में। हम क्रिमिनल के बारे में इंतहाई सख्त रवैया और इंतहाई सख्त लहजा, इंतहाई सख्त सोच, और फिर वही जो हमारे एक्शंस में रोड पे सड़कों पे नजर आता है वो होता है। और ये रवैया बढ़ते बढ़ते आम लोगों की तरफ भी बाज़ औक़ात हमारा चला जाता है कि हम आम लोगों को भी जो है उनके साथ भी अपना रवैया बड़ा सख्त कर लेते हैं, बड़ा दुरुस्त कर लेते हैं, बड़ा स्टिफ कर लेते हैं,
बड़ा एंग्री कर लेते हैं अपना रवैया आम लोगों के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए यकीनन, जो कि हमारी जॉब के बिल्कुल मुतजाद है। लेकिन ये रवैया आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते बन जाता है। हम में से बाज़ औक़ात कोई लोग होते हैं जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, जो इज्जत से बात करते हैं, जो आप जनाब से बात करते हैं, जो ठंडे मीठे नरम लहजे में बात करते हैं, तो उनको देखकर कई लोग कहते हैं भाई आप तो पुलिस वाले लगते ही नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो पुलिस वाला आम आवाम समझती ही उसको है, जो बदतमीजी से बात करेगा, जो गुस्से से बात करेगा, जो तू तकार करेगा, जो डांट डपट करेगा, उसे पुलिस वाला समझते हैं, बाकी किसी को पुलिस वाला समझते ही नहीं। वो कहते हैं भाई आप तो पुलिस वाले लगते ही नहीं, आप तो इतने प्यार से बात कर रहे हैं, आप तो इतने आराम से बात कर रहे हैं, आप तो ऐसे सुन रहे हैं मेरी बात को, आप पुलिस वाले ही नहीं लगते। तो ये मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, सारे ऐसे नहीं है लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं और ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना। हमें बीइंग अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर एम्पैथी या हमदर्दी डेवलप करनी है। और एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को सामने वाले की पोजीशन पर रखकर सोचें कि वो कैसा महसूस कर रहा है, या उसे ये जो वो कर रहा है ये क्यों कर रहा है। ये एक मुश्किल काम, बिल्कुल मैं मानता हूँ। पुलिस ऑफिसर्स कहेंगे कि सर अगर हम क्रिमिनल के बारे में भी ये सोचने लग गए कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है और ये किस परेशानी से गुजर रहा है और ये किस कैफियत में था जो इसने जुर्म किया वगैरह वगैरह, तो भाई हम तो क्रिमिनल के साथ अगर हम इस तरह की हमदर्दियां पालने लग गए तो फिर हमने तो क्राइम फाइट कर लिया। फिर तो क्राइम फाइट हो ही नहीं सकता, बल्कि फिर तो क्रिमिनल के लिए हमारे अंदर एक नरम गोशा होगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, और हम क्राइम फाइटर नहीं बल्कि हम तो क्रिमिनल को के ऊपर हाथ रखने वाले बंदे बन जाएंगे, क्रिमिनल पे दस्ता शफकत रखने वाले बन जाएंगे। तो ये मैं हर क्रिमिनल के हवाले से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट जो हमारा है, जो होस्टेज सिचुएशन के अंदर है, उसके हवाले से मेरी बात हो रही है आपसे। इसे मद्देनजर रखने की जरूरत है कि हर क्रिमिनल के हवाले से ये रवैया नहीं रखना है। हर क्रिमिनल के हवाले से ऐसा सोचना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन इस सब्जेक्ट के हवाले से हमें ये सोचना इसलिए जरूरी है, अगर हम निगोशिएशंस करना चाहते हैं, अगर हम बातचीत करना चाहते हैं इससे, तो हमें ये कैफियत रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये नहीं रखेंगे तो हम जो कुछ भी कर रहे होंगे हमारे जहन में एक नेगेटिव परसेप्शन इसके बारे में बनाया गया होगा, और हम इससे बात करते में लाख छुपाने की कोशिश करें वो परसेप्शन कन्वे हो रहा होगा हमारे रवैये से, हमारे लहजे से, हमारी बॉडी मूवमेंट से, हमारे हाथों की मूवमेंट से, आंखों की मूवमेंट से वगैरह वगैरह। देखिए पैरा लैंग्वेज का मैंने जिक्र किया था, लफ्ज यूज किया था, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मैंने लफ्ज यूज किया था। तो आप जो कुछ कह रहे होते हैं सिर्फ वही नहीं कह रहे होते, यानी जो आपके अल्फाज होते हैं सिर्फ यही पैगाम नहीं होता, पैगाम आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज का होता है, पैगाम आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस का भी होता है, आपके हाथों के मूवमेंट का भी होता है, आपकी बॉडी और आपके पोस्चर का भी होता है, आपकी आंखों की मूवमेंट का भी होता है। ये तमाम चीजें जो होती हैं वो पैगाम को कैरी करती हैं और कन्वे करती हैं। लिहाजा हम जब किसी से बात कर रहे हों तो ये तमाम चीजों को एक तरह से बात करनी चाहिए। इन तमाम चीजों का, इन तमाम मूवमेंट्स का सिंक्रोनाइज होना, इन तमाम मूवमेंट का सिनर्जी में होना बहुत अहम है। तो यहाँ जो हम हमदर्दी की बात कर रहे हैं, हमदर्दी ऐसा सच ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भाई ये क्राइम कर रहा है तो ये अच्छा कर रहा है, इसके तो हालात ही ऐसे थे, इसे क्राइम ही करना चाहिए, नहीं। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी सिचुएशन को समझेंगे तो उसके बिहेवियर को समझ पाएंगे, और जब किसी के बिहेवियर को समझेंगे तभी तो उसके बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज हो सकेंगे। जब तक आप उसके बिहेवियर को समझेंगे नहीं तो उस पर असरअंदाज किस तरह हो सकते हैं। लिहाजा ये चीज आपको समझने के लिए एम्पैथी डेवलप करने की जरूरत है। तो पहला ये कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स डेवलप किए, दूसरा एम्पैथी डेवलप की, और वो डेवलप करके उसको जाहिर भी किया, भाई मैं समझ रहा हूँ कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मुझे अंदाजा है कि तुम बहुत परेशानी से गुजर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मैं बिल्कुल एहसास कर सकता हूँ कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। ये जो जुमले होते हैं ये मैसेज कैरी कर रहे होते हैं कि भाई हमें आपकी सिचुएशन का अंदाजा है, और हम आपको ऐसे ही ये नहीं कह रहे कि आप गलत हो, बल्कि हम समझ रहे हैं कि आपके मसाइल क्या हैं। अच्छा, हम बरमला ये भी नहीं कह रहे कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हमने अब तक 4-5 जुमले जो मैंने इस्तेमाल किए उसमें ये नहीं कहा कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। लेकिन आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो इसका हमें अंदाज़ा है। भाई आप क्यों ये परेशान हो हमें अंदाज़ा है। भाई आपकी परेशानी का हमें अंदाज़ा है। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हो। हमें आपसे हमदर्दी है। ये जो जुमले होते हैं, ये जो अल्फाज होते हैं, ये कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट गेन करते हैं। और इससे अगली सीढ़ी जो हम दिखा रहे हैं वो ताल्लुक और एतमाद ही की सीढ़ी है। यानी कि जब आप उसको ये कहते हैं कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं, हम अतनगोश हैं, हम आपकी डिमांड्स पे गौर कर रहे हैं, और फिर एक हमदर्दी का सा इजहार करते हैं ये कह के
कि भाई हमें पता है आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कितने परेशान हैं, हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि आपके साथ क्या जुल्म हुए हैं, क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो एक तरह से आप उसके साथ एक ताल्लुक, एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं और उसकी वजह से एक एतमाद की फ़ज़ा कायम हो रही है। ये जो चीज़ें थीं, ये वही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, वही सीबीएम्स थे, जिनका मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया था। ये सीबीएम्स या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, जब आप ये मेजर्स लेते हैं, तो आपके और उसके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है आपके सब्जेक्ट के दरमियान और फिर आप उसका एतमाद विन कर लेते हैं। एक मर्तबा जब आपके ऊपर उसने थोड़ा-सा एतमाद करना शुरू कर लिया, तो फिर अगला स्टेप ये होता है कि आप उसे इन्फ्लुएंस करने की पोज़ीशन में आ जाते हैं। क्योंकि देखें जिस पे आप एतमाद करते हैं ना, उसकी बातों से आप पे असर पड़ता है। वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। वो आपको असरअंदाज होता है आपके ऊपर। वो आप पे असर डालने की पोज़ीशन में आ जाता है। आप पे हर एक का असर तो नहीं होता। आप अगर इसको मिसाल ले लें कि टीवी के चैनल बदल रहे हैं। एक चैनल चलाया, दूसरा चलाया, तीसरा चलाया। बहुत सारे लोग आएँगे, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड आपने उसको सुना, उसकी बात का आप पे असर नहीं हो रहा। लेकिन दरमियान में एक शख्स ऐसा आ जाए, जो आपकी आइडियल स्पीकर है या जिसको आप बड़े गौर से सुनते हैं या आपका पसंदीदा लीडर है या आपका पसंदीदा आलिम दीन है मिसाल है या आपका पसंदीदा एनालिस्ट है, तज्ज़ियाकार है। जब उसकी बात आती है, आप रुकते हैं, आप सुनते हैं और फिर उसकी बात आप पे असर करना शुरू होती है। तो बाकी भी लफ्ज़ बोल रहे थे, ये भी लफ्ज़ बोल रहा है। बाकी भी बात कर रहे थे, ये भी कर रहा है। बाकी भी जज़्बात का या ऐसा अपने ख़्यालात का इज़हार कर रहे थे, ये भी कर रहा है। लेकिन बाकियों का असर नहीं पड़ा, इसका असर क्यों पड़ा? क्योंकि आपका एतमाद होता है उसके ऊपर। ये ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट एक कनेक्शन के थ्रू बनता है। तो जब ये ताल्लुक और ये एतमाद बन जाता है, जब ये कनेक्शन और ये ट्रस्ट बन जाता है, तो सामने वाले की बात का आप पे असर पड़ जाता है। वो आप पे असर व रसूख कायम करने की पोजीशन में आ जाता है। और यही चीज़ हमने भी कोशिश करनी है कि जब हम नेगोशिएट करें, तो नेगोशिएशंस करने शुरू करें, तो पहले हम एक्टिव लिसनिंग स्किल्स यूज़ करें, फिर हम हमदर्दी या एम्पैथी का इज़हार करें, उससे एक कनेक्शन बनेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा और उसके बाद आप उसे इन्फ्लुएंस करने की, उस पे असर व रसूख डालने की पोजीशन में आ जाएँगे। और एक दफ़ा जब आप उस पे असर व रसूख डालने की पोजीशन में आ गए, तो फिर अगला जो स्टेप होगा वो तर्ज़ अमल में तब्दीली का होगा। वो तर्ज़ अमल में तब्दीली यानी बिहेवियर चेंज का होगा। जब एक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आप उसे कहेंगे कि मेरा मशवरा तुम्हें ये है कि तुम हथियार डाल दो, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। इनको नुकसान पहुँचाओगे तो ये तो मासूम लोग हैं, इनको नुकसान पहुँचाने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि अगर तुम हथियार डाल देते हो तो हम तुम्हारी बातों पे गौर करेंगे। शायद इनसे उन लोगों का फ़ायदा हो जाए जिनका तुम फ़ायदा करना चाह रहे हो। तो आपकी बातों से जब आप इन्फ्लुएंस करने की पोज़ीशन में आ जाते हैं, जब एक ट्रस्ट कायम हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसके बिहेवियर में भी चेंज वाक़ई होना शुरू हो जाता है। और एक वक़्त ऐसा आता है जब आप गुफ्तगू के ज़रिए, नेगोशिएशंस के ज़रिए, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन के ज़रिए उसको सरेंडर करने पर भी आमादा कर लेते हैं। तो ये सिचुएशंस जो है, ये हमें कहलाती है बिहेवियरल चेंज स्टेयरवे, एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी ब सीढ़ी, कदम ब कदम आप उसको एतमाद को विन करने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट के एतमाद को, और फिर आखिर में आप उसके तर्ज अमल को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसमें आप कामयाब भी हो रहे होते हैं। ये सारी कामयाबी यकीनन बहुत सारे और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जो अभी अगली स्लाइड्स में हमारे पास स्टेप बाय स्टेप या एक एक करके हमारे सामने आते रहेंगे। लेकिन ये स्टेप्स अगर आप इसी सीक्वेंस में फॉलो करें, तो कुछ ना कुछ आप उसके ऊपर असरअंदाज ज़रूर हो सकेंगे। हाँ, ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप अपनी सी कोशिश कर रहे हैं और आप उसके ट्रस्ट को भी विन कर रहे हैं और आप करीब होते जा रहे हैं उसके ट्रस्ट के ज़रिए, उसके एतमाद के ज़रिए, असर और रसूख कायम करने के ज़रिए। लेकिन कोई और ऐसा अमल हो जाए, कोई और ऐसा एक्शन हो जाए, कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा हो जाए, जिसकी वजह से वो दोबारा वो जो मेहनत की हुई थी, वो ज़ाया हो जाए और दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़े, उसका एतमाद एकदम आपसे ख़त्म हो जाए। ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक दफ़ा साइड पे रख के सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, आपके और आपके सब्जेक्ट के दरमियान, आप बतौर नेगोशिएटर और आपका सब्जेक्ट, इन दो के दरमियान जो है वो जो बात हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और उसके साथ एक शख्स और है जिसे उसने कमरे में अपने साथ बंद कर लिया है, महबूस कर लिया है, और अब वो खिड़की में से आपसे बात कर रहा है और उसने एक वेपन उठाया हुआ है, उसके सर पे रखा हुआ है, जो दूसरा शख्स है, ये आपने सर पे रखा हुआ है
और कहता है कि हम मैं दोनों की जान ले लूंगा या अपनी जान ले लूंगा अगर किसी ने अंदर आने की कोशिश की। अब आप उससे बातचीत कर रहे हैं, आप उसके मसाइल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप इमोशनली उसको वेंटिलेशन करने की मौका दे रहे हैं कि भाई अपने जज्बात की भड़ास निकाल लो, अपने दिल की बात सुना दो, एक बार अपने जज्बात को ठंडा कर लो बोल के, चीख के। अगर तुम्हें अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करनी पड़ रही है, वो सामने वाला कर रहा है, तो आप उसको सुन लेंगे उस वक्त। आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, भाई देखो गाली नहीं दो, देखो इस तरह की बात नहीं करो। ये आप करेंगे, कॉन्फ्रंट करेंगे, तो वो और ज्यादा पीछे चला जाएगा, वो पीछे हटता जाएगा, आपके और उसके दरमियान रेपो कायम नहीं हो सकेगी। आप सुनेंगे एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के जरिए कि भाई तुम बात करो, मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे बताओ। और जब वो बात करता रहेगा तो टाइम, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, गुजरने के साथ उसकी जज्बातियत कम होती है, रैशनल थिंकिंग बढ़ती है। तो वहां पर आप कहीं उसके साथ हमदर्दी का इजहार भी शुरू कर देंगे और उसे कहेंगे कि मैं तुम्हारे मसले को समझ रहा हूँ, तुम्हारे साथ वाकई बहुत जुल्म हुआ है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में बंदा बहुत परेशान होता है, मैं तुम्हारी परेशानी का अंदाजा लगा सकता हूँ, वगैरह वगैरह। इस किस्म के जो फ्रेजेस हैं, इस किस्म के जो एक्सप्रेशंस हैं, उनके जरिए आप उसको एक एम्पथी का मैसेज दे रहे हैं। फिर वो एतमाद कायम हो रहा है, असर रसूख कायम हो रहा है, और आखिर में आप उसका बिहेवियर चेंज करवा रहे हैं। और ऐसा एक दफा नहीं, ऐसा बहुत सी दफा पुलिस ऑफिसर्स करते हैं। कई दफा ऐसा होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दी थी लास्ट टाइम भी, और हमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने भी एग्जांपल्स दी थी कि वो भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं जिसमें उन्होंने बातचीत के जरिए इन सिचुएशंस को कूल डाउन किया और इन सिचुएशन से निकले, और सक्सेसफुली निकले, बगैर किसी ह्यूमन लाइफ के लॉस के निकले, या जितना लॉस हो चुका था, मजीद लॉस नहीं होने दिया उन्होंने, अपनी सिचुएशन की अच्छी हैंडलिंग करके। तो ये सिचुएशन की हैंडलिंग हमारे ऊपर डिपेंड करती है, और इसे हम बेहतर कर सकते हैं, और उसके लिए ये स्टेप्स लिए जाने चाहिए। मैं यहाँ भी चाहूँगा कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अगर ऐसी किसी सिचुएशन के हवाले से अपना फीडबैक देना चाहें। जैसे एक सिचुएशन थी जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई थी, कि हमें एक एसपी साहब ने, काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे वो, जब एसपी थे वहाँ पर, उन्होंने हमसे शेयर किया कि जब वो एसपी थे तो उन्हें पता चला कि शहर के बीचों बीच एक शख्स ने जो है वो अपने एक मुखालिफ को कत्ल कर दिया है, और कत्ल करने के बाद अब वो जो राइफल है वो अपने कंधे पे रख के वहीं पर उसकी लाश के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ना वो किसी को करीब आने दे रहा है और ना किसी को लाश उठाने दे रहा है, और चूंकि उसके पास एक लोडेड राइफल है तो कोई वैसे भी करीब नहीं जा रहा। तो एक सिचुएशन बन गई थी। एसपी साहब ने हमें बताया कि जी मैंने इस सिचुएशन में फौरन महसूस किया कि मुझे मौके पर जाना चाहिए, मुझे खुद जाके इस सिचुएशन को देखना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी जीप लेकर मौके पे चला गया, और वो जो है, जो शख्स था, उससे मैंने मकामी लैंग्वेज में, वो सराइकी लैंग्वेज थी वहाँ गालबन, तो वो कहते हैं कि मैंने उससे उसी की लैंग्वेज में, क्योंकि मकामी लैंग्वेज मैं सीख चुका था, मैंने उसी लैंग्वेज में नीचे उतरते ही जो है ना, मैंने वेपन वेपन साथ नहीं लिया, गनमैन को मैंने कहा कि तुम सामने नहीं आओ, पीछे रहो, और मैं आगे गया और मैंने उससे कहा कि बड़ा ठीक कर दिया तूने काम, और जो तूने किया है वो कर दिया है, और तू गैरतमंद आदमी है, गैरतमंद लोग ऐसे ही करते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि उनको बैकग्राउंड तो मिल गया था वहां पहुंचने तक कि भाई ये को गैरत के नाम पे कोई मामला इसने किया है, तो उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि तूने गलत किया, ये नहीं कहा कि ये तो कोई गैरत नहीं है, ये तो बेगैरती है, ये तो फलाना है, इस तरह नहीं किया। कॉन्फ्रंटेटिव, जो कल मैंने बात की थी कि कॉन्फ्रंटेशन नहीं की उसके साथ, बल्कि उसकी बात को समझने वाली बात की कि भाई मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ, एम्पैथी की बात की उसके साथ, और उसको बोला तूने जो किया है सही किया है, और तू शेर आदमी है, बहादुर आदमी ऐसे ही करते हैं। वक्ती तौर पे ये बातें सारी गलत हैं। एक पुलिस ऑफिसर को ये किसी क्राइम को इंडोर्स करना या कंडोन करना नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे यही बात ज्यादा बेहतर लगी तो मैंने की, और आहिस्ता आहिस्ता ये कहता कहता मैं उसके करीब होता गया, और वो मेरी बात सुनता रहा, और उसने मुझे बिल आखिर अपनी राइफल खुद मेरे हाथ में दे दी, और बोला हाँ ठीक है, वो कहता आजा मेरे साथ बैठो, और चलो हम दफ्तर चलते हैं और फिर बात करते हैं आगे क्या करना है। वो उनके साथ गाड़ी पे बैठा और आराम से चला गया। तो वो कहते हैं कि एक सिचुएशन जिस पे मैं भेजता लोगों को कि जी चारों तरफ से लोगों को हटा दो, घेर लो, राइफलें तान लो, और अब इसको गोली मार दो, उड़ा दो, वो सिचुएशन क्या की क्या बन जाती, मुमकिन है उसमें कितना नुकसान हो जाता। उस सिचुएशन को सिर्फ एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के साथ, थोड़ी सी एम्पैथी के साथ, और थोड़ा सा एक जो कनेक्शन बिल्ड करना है, रेपो बिल्ड करनी है, उसके साथ उन्होंने उस सिचुएशन को बड़ा इफेक्टिवली हैंडल कर लिया। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आ रही होती हैं हमारी लाइफ में, करियर में, प्रोफेशन में हमारी, कि हम उन सिचुएशंस को अगर थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करें
और उनमें कॉन्फ्रंटेशन के बजाय अंडरस्टैंडिंग से काम लें और समझदारी से काम लें। जैसे कि अभी हमें हमारे पार्टिसिपेंट ने बताया था कि ये जो सुन्नी तहरीक के जो सलीम कादरी साहब का जो जनाजा हुआ था, अगर वहीं पर ये लोग जो एजिटेशन कर रहे थे और इन्होंने यहाँ तक के सीनियर पुलिस अफसर डीएसपी की और इंस्पेक्टर की वर्दी तक फाड़ दी थी, अगर इनके साथ उस वक्त हम यूज ऑफ फोर्स शुरू कर देते, कर सकते थे। ये 10,000 होंगे तो पुलिस भी तो कोई 500,000 की होगी ना, नफरी हम भी कर सकते थे, मजीद नफरी बुला सकते थे, लेकिन ये बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाती। ये सिचुएशन एक नई सिचुएशन को जन्म देती और एक नया डिजास्टर गालबन हो जाता, बजाय इसके जो वहां पर मौजूद एसएसपी साहब थे उन्होंने जो फैसला किया कि अभी हमने कुछ नहीं करना, बाद में हम जरूर कानूनी कार्रवाई कर लेंगे, सब कर लेंगे, फिलहाल पीछे हट जाएं और इनको अपने जज्बात का इजहार कर लेने दें। तो उस वजह से आप एक बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में, एक ग्रेव सिचुएशन में जाने से बच गए और वो जनाजा लेके आराम से चले गए, उन्होंने उसकी तदफीन कर दी। उसके बाद फिर हम, हमारे पास एफआईआर बुक तो हमारे पास मौजूद है, क्रिमिनल एक्शन तो हम उसके बाद भी ले सकते हैं, लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्रिमिनल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, रातों को उनके घरों पर रेड करके उन्हें उठा सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उन्हें जेल भेज सकते हैं, सख्त से सख्त सेक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अनऑफिशियली भी जो कुछ हम करना चाहें वो कर सकते हैं, बात की बात है। लेकिन एक चीज जरूर है कि उस सिचुएशन को हमने बेहतर हैंडल कर लिया हो तो ये हमारी सक्सेस होती है। तो ग्राउंड के ऊपर जो सक्सेस होती है वो उसी की होती है जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन को अच्छी तरीके से डील कर ले। और एक और भी तरीका होता है इसका लाइटर नोट के ऊपर, कि वो एक अंग्रेजी में मिसाल में मशहूर है कि ही हु रन्स अवे लिव्स टू फाइट द अदर डे, कि जो मौके से भाग जाता है वो अगले दिन कम से कम लड़ाई करने के लिए जिंदा बच जाता है। तो एक तो ये भी तरीका है कि हम ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उससे दौड़ जाएं, उससे भाग जाएं, तो चलो कल की सिचुएशन को कल देखेंगे, आज तो अपनी जान बचाओ। लेकिन ये कोई तरीका मुनासिब नहीं है और ये पुलिस कमांडर को या लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर को जेब भी नहीं देता। तो ये तो लाइटर नोट पे था, लेकिन सीरियसली स्पीकिंग हमेशा हमें प्रोफेशनली ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी द वन who should live up to the expectations of our uniform, of our profession, of the people that we command. उनकी एक्सपेक्टेशंस को हमें पूरा उतरने के लिए हमें स्टैंड करना चाहिए, हमें फेस करना चाहिए। जो फेस करता है, गलतियां भी जाहिर है जो काम करता है उसी से होती हैं, और हर गलती कोई जुर्म नहीं होती, बहुत सी गलतियां सरफ नजर की कर दी जाती हैं। आपकी इंटेंट को देखा जाता है, आपके तरीकेकार को देखा जाता है, आपके कंडक्ट को देखा जाता है, लेकिन ये कि इस सिचुएशन से भागना हमारे लिए हल नहीं होता, इस सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करना हमारे लिए जरूरी होता है। मैंने, मेरा ख्याल है टाइम पूरा हो गया, आज वो मौका नहीं मिल सका उस पर बात करने का, लेकिन मैंने दो वाकयात आपको जो कहे थे कल, म्यूनिक का वाकया और म्यूनिक जो वेस्ट जर्मनी का वाकया था, और दूसरा जो स्टॉकहोम का वाकया था, तो हमारे कुछ ऑफिसर्स ने यकीनन इसके ऊपर कोई काम किया होगा, देखा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सेशन क्लोज होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये शेयर कर लेंगे कि किन ऑफिसर्स ने इसके ऊपर अपना फीडबैक दिया है। कल जब सेशन शुरू करेंगे तो हम उन्हीं ऑफिसर से सबसे पहले इसकी समरी पूछ लेंगे, उनसे उनकी ओपिनियन जान लेंगे कि इस वाकये के अंदर उन्होंने क्या देखा और क्या सही और क्या गलत उन्हें लगा इस वाकये में, इसकी हैंडलिंग में। क्योंकि ये दुनिया के अंदर अगर ये जरूरी नहीं है कि वेस्ट में कोई वाकया हो रहा है या वेस्टर्न पुलिस या वेस्टर्न लॉ इन्फोर्समेंट उससे डील कर रही है तो वो गलती नहीं कर सकते, गलती वो भी करते हैं और हम उनकी गलती पे कमेंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम भी उनकी गलतियों की के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, उनकी तस्हीह कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आइंदा वो गलतियां करने से परहेज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैड फॉर टुडे। अभी हमारा सेकंड मॉड्यूल जारी है, इंशाल्लाह कल हम सेकंड मॉड्यूल के हवाले से मजीद बात करेंगे। आज की जो गुफ्तगू है उसके हवाले से किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो अभी पूछ सकता है, और मैं अभी भी अवेलेबल हूँ, हम बात कर रहे हैं, अभी सेशन चल रहा है, अभी भी पूछा जा सकता है। और अगर अगर आपके जहन में कोई सवाल नहीं आता, लेटर ऑन आप रिफ्लेक्ट करते हैं इसके ऊपर और आपके जहन में कोई सवाल आता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप के जरिए से आप वो सवाल रेज कर सकते हैं। जी सर मेरा इसमें एक सवाल भी है और बाद में कोई थोड़ी मेरी जो है वो अपना सिफारिशात भी है सर। सर इसमें पहली बात तो ये है कि ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्राइसिस नेगोशिएशन, कैन यू से दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये आप इसको प्रैक्टिस को जहाँ पे आप इसका इतलाक लगे तो ठीक है, आपका पहली सर समझना पड़ेगी। दूसरी बात सर ये है कि क्या हम इसे कहते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ यूज ऑफ फोर्स, क्योंकि यूज ऑफ फोर्स में सबसे पहले जो स्टेज होती है वो होती है शो ऑफ फोर्स, दूसरी स्टेज होती है अपना वर्बलाइजेशन, यानी आप उसको नेगोशिएशन में इंगेज करें। इन केस इफ द पुलिस फेल्स
in de-escalating the situation. Then what will be the next step for the police, law enforcement official? अगर है तो फिर क्या BPUFF के प्रिंसिपल्स लागू होने का ऑप्शन होगा पुलिस के पास, या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल? ये जो दो चीजें हैं सर, क्या ये पुलिस के पास एक अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर होगा? क्योंकि इसमें एक बात तो सर ये होती है ना कि बीइंग लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल, कि हमने रहना होता है अपना सब्जेक्ट सिचुएशन को एस्केलेट कर रहा होता है, तो हमने क्योंकि डिफ्यूज करने का हमारा टारगेट होता है, तो इस सिचुएशन में सर हमारी जो है वो क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्या ये जो दोनों चीजें हैं, BPUFF क्यू का उसका आर्टिकल भी 20 भी यही कह रहा होता है कि सबसे पहले आप प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो आप कोशिश करें कि पीसफुली नेगोशिएट करें, मामले को आप डी-एस्केलेट करें, ठीक? दूसरा उसमें ये भी ऑप्शन हो रहा होता है कि सबसे पहले क्योंकि हमने लीगल मैंडेट ये है कि हमने वी हैव टू प्रोटेक्ट द लाइफ प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। वो तब तक होता है कि जब तक हमने अकॉर्डिंग टू द 99 PPC, ठीक है, और इंटरनेशनल लॉज के कुछ होते हैं, अगर उसमें सर्टेन डेंजर से भी रहता है कि अगर हमने ये ना किया तो उसकी जान जा सकती है। तो इस तनाज़ुर में सर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस पोस्ट में क्या ये भी जो है ऑप्शनल हमारे पास ये चीज़ होती है? क्योंकि जी, अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सर। ICCPR मैं बिल्कुल, अभी जो है वो आप अपनी ये देखेंगे, इसमें अभी हम मजमे की सेकंड तरफ मॉड्यूल पर कि हैं। एक वायलेंट है, मजमा है जिन लोगों ने कि बच्चों को जी सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मीरानी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पॉइंट को मैं जी सर। समझ गया। आपका जो सवाल है बिल्कुल मैं समझ गया। इसमें हम अभी सेकंड मॉड्यूल पर हैं। आप आगे जाकर देखेंगे तो हम टैक्टिकल फोर्स को यूज करना या यूज ऑफ फोर्स करना, जिसको आप कह रहे हैं, असॉल्ट टीम्स को, स्वाट टीम्स को यूज करना, वहां तक के स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। और हम ये बताएंगे भी सही कि जो एक्शन है या यूज ऑफ फोर्स है, उसका होना नेगोशिएशंस का फेलियर नहीं कहलाता, बल्कि इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि नेगोशिएशन कामयाब भी हो तब भी हमें बाज़ औक़ात फोर्स यूज करनी पड़ती है। तो हम सिर्फ बातचीत के ऊपर ये मसला हल खत्म नहीं कर देंगे। हमारा फोकस इसमें नेगोशिएशंस पे ज्यादा है, लेकिन नेगोशिएशंस के साथ साथ जो टैक्टिकल यूज ऑफ फोर्स है उसका भी हम बाद में जिक्र करेंगे, और किस तरह इन दोनों चीजों को साइड बाय साइड यूज करना होता है उसका भी हम जिक्र करेंगे। थर्ड और फोर्थ मॉड्यूल में हमारे पास वो चीजें आएंगी, यूनिफाइड स्ट्रेटजी वगैरह का जब हम जिक्र करेंगे। जो ओवरव्यू आपको मुआज ने जो ओरिएंटेशन सेशन में दिया था उस पर भी इसका जिक्र हुआ था, लेकिन आएगा इसका जिक्र तफसील से। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू के जरिए बहुत से मसाइल हल नहीं कर सकते जब हम डी एस्केलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट सिचुएशन को एस्केलेट कर रहा है या वो मजमा जो है वो सिचुएशन को एस्केलेट करता जा रहा है, और अल्टीमेटली लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल जो है वो स्टेक पर आ गई और उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो गया या बिल्कुल इमिनेंट हो गया नुकसान। तो उस वक्त हमें जब फोर्स को यूज करना होता है तो हमें क्या पैराया अख्तियार करना चाहिए, वो जरूर आएगा। और थोड़ी देर में, या मतलब एक दो सेशंस के बाद या एक दो सिटिंग्स के बाद जब हम मॉड्यूल में जाएंगे तो ये सब चीजें हमारी डिस्कस होंगी। सो इट इज अ वैलिड पॉइंट, और बिल्कुल आप खातिर जमा रखें कि इसका जवाब आपको मिलेगा। और हम बिल्कुल इस तरह से बातचीत के ऊपर तमाम बात खत्म नहीं करेंगे, और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। फोर्स तो यूरोप में यूज हो रही होती है, यूएस में यूज हो रही होती है, इंग्लैंड में यूज हो रही होती है, और उसके बारे में सवाल भी हो रहे होते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स का भी एलिगेशंस पुलिस पे लग रहा होता है। लेकिन ये सब चीजें हम इस आगे वाले मॉड्यूल्स में देखेंगे। सो मेरे ख्याल इसके सर साथ मेरा हम दूस आज की सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अगर काइंडली परमिशन हो तो मैं आपसे करूं सर। जी बोलिए। सर मेरा ये क्या लीगल पर्सपेक्ट के हिसाब से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विक्टिम एंड हॉस्टेज? क्योंकि जहाँ तक सर हम सुनते आ रहे हैं आपके ये जो अपना सेशन चल रहा है 2-3 दिन से, उसमें ये है कि हॉस्टेज और उसमें एक मुआहदा हो जाता है कि मैं जब मुझे सेफ जो है वो मिल जाएगी, मेरे मुआहदात जो है वो पूरे हो जाएंगे, तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकूंगा, ठीक है? तो वहां तक वो दिखाई दे रहा होता है कि वो सेफ होता है, कुछ इस तरह का ही मतलब होता है। और विक्टिम में ये चीज़ हमें अपना महसूस हो रही है कि वो जो है वो बिल्कुल रिस्क पे होता है, वो क्योंकि वो अपनी भड़ास निकालने के लिए वो एक इजीली टारगेट भी होता है, यानी वो बिल्कुल वल्नरेबल होता है। तो सर ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो हॉस्टेज है, क्या वो कन्फाइनमेंट में नहीं होता उन लोगों की? जब तक वो मुतालबात उनके पूरे न हो जाएं तो वो भी तो उनकी एक इलीगल कन्फाइनमेंट होती है। और कानून तो यही कहता है कि अगर आपका कोई भी राइट किसी भी तरीके से आप उससे जो है वो अपना महरूम हो रहे हैं,
तो फिर क्या ये विक्टिम नहीं बनेगा? क्या ये ज़रूरी होता है कि सिर्फ वो अपने वूंड हो जाएँ और इस तरह के कुछ हालात हो जाएँ तो फिर विक्टिम बनेगा? अगर किसी की आज़ादी, लिबर्टी या कुछ सर्टेन गारंटीड राइट्स या फ्रीडम अगर फॉर द टाइम बीइंग अपना कॉन्फिस्केट हो रहे हैं, कोई बंदा उसको उन्हीं से महरूम करा होता है, तो क्या वो हॉस्टेज उसको हम विक्टिम नहीं कह सकते? दिस वाज़ द कंफ्यूजन, सो आई वांट टू ऑन दिस फोरम मेक इट क्लियर। ये मेरी रिक्वेस्ट थी सर, थोड़ा मैं क्लियर नहीं था, काइंडली नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो जरूर पूछनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए। देखिए, एक चीज तो हमें समझने की जरूरत है कि ये हम स्ट्रिक्टली लीगल सेंस में ये टर्म्स डिफाइन नहीं कर रहे। ये इंटरनेशनल स्टडीज में जो टर्म्स डिफाइन की गई हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। कानून हमें विक्टिम का लफ्ज अलग नहीं करता। होस्टेज और विक्टिम को कानून अलग नजर से नहीं देखता। कानून तो क्रिमिनल के ऊपर इफेक्ट करता है, और वो जिसके ऊपर भी कानून लागू हो रहा है, वो जो क्राइम कर रहा है उससे कानून सब्जेक्ट तो नहीं कह रहा। ये सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी के अंदर दुनिया में जो स्टैंडर्ड बना क्राइसिस नेगोशिएशन की स्टडीज का, वहां पर विक्टिम को अलग कर दिया गया, होस्टेज को अलग कर दिया गया। होस्टेज वो बना दिए गए जिनको इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर यरगमाल बनाया गया, जिनके साथ जो सब्जेक्ट है उसका कोई डायरेक्ट ग्रज नहीं है, कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, और वो जो सब्जेक्ट है वो उन होस्टेजेस को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं निकला है, वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए निकला है, इन्हें सिर्फ एज अ टूल यूज कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो एक्सप्रेसिव सिचुएशन है उसमें जो सब्जेक्ट है, वो जिसको विक्टिम है, जिसे वो हिरासत में ले रहा है, जिसे वो कन्फाइनमेंट में रख रहा है, उसके साथ उसका डायरेक्ट कोई इशू है। उस वाक़े से उस पूरे मुद्दे के साथ उस विक्टिम का डायरेक्ट कोई ताल्लुक है, और विक्टिम को नुकसान पहुंचाने के बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि इसकी अपनी डिमांड्स क्लियर नहीं है। ये अपने गुस्से और जज्बात का इजहार कर रहा है, और इसमें इस रॉ में बहकर ये उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। और हमने सिचुएशन बताई थी कि ये उसे मर्डर करके खुद सुइसाइड भी कर सकता है, पहले होमिसाइड और फिर सुइसाइड भी कर सकता है। ये होमिसाइड भी इंटरनेशनल टर्म है। हम यहाँ पर पीपीसी या सीआरपीसी की टर्म्स में नहीं जा रहे कि कानून क्या कहता है। कानून तो सबको एक नजर से देखता है। हम यहाँ पर इन दो कैफियत के फर्क को वाजे कर रहे हैं, इसलिए वाजे कर रहे हैं कि आप इससे इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो लोग यरगमाल बनाए गए हैं, उन दोनों के अंदर जो फर्क है उसे महसूस कर सकें। यरगमाल का और यरगमाल बनाने वाले का, यरगमाली का और यरगमाल बनाने वाले का जो डिफरेंस है, आपस में जो उनका ताल्लुक है, उससे समझ सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें निगोशिएशन करते हुए अपनी टैक्टिक्स के अंदर। इसलिए इन दोनों को अलग अलग बाइफरकेट किया गया। कानून में तो हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि इन दोनों में फर्क है, और हम कानून को यहाँ पर इसलिए इतना ज्यादा टच नहीं कर रहे क्योंकि कानून तो तमाम को बराबर नजर से देखेगा। अब हम बात कर रहे होते हैं जब किसी को कहते हैं तुम्हें लेवरेज देंगे, हम तुम्हें रियायत देंगे, हम तुम्हारे साथ कुछ, तो ये कानून तो हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी को लेवरेज दे सकते हैं। लेकिन बातचीत के दरमियान हम उसको राह रास्त पे लाने के लिए या डिसएंगेज करने के लिए, सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए ये सारी बातें कर रहे होते हैं। कानूनन इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फैक्चुअली इनके अंदर ये डिफरेंस है। मेरे ख्याल है ये डिफरेंस कुछ वाजे हुआ होगा, और ये डिफरेंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मजीद वाजे हो जाएगा। हम इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और इंटरनेशनली जिस तरह डिफाइन किया गया है उस तरह से उस तनाजुर में समझने के लिए ये फर्क बता रहे हैं। अदरवाइज इन दोनों पे कानून एक जैसा ही लागू होता है। कानून की नजर में ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों विक्टिम है, ये दोनों वो लोग हैं जिनके साथ जुल्म किया गया, और दूसरी तरफ वो दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल है चाहे वो एक्सप्रेसिव है, वो दोनों मुजरिम हैं, वो दोनों वेंडर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हाँ, ये जो टर्म हमने दुनिया में जो ये डिसिप्लिन स्टडी का बना लॉ एनफोर्समेंट के लिए, यहाँ जो टर्म्स यूज की गई हम उन टर्म्स को लेकर चल रहे हैं और उनको डिफाइन करने की कोशिश। तो ये इसमें एक मुख्तसर आंसर है। बाकी जाहिर है फर्दर टाइम के साथ साथ मजीद भी इसके ऊपर आपको तफसीलात बताते रहेंगे इंशाल्लाह। आई होप इससे आपका कुछ जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। ओके, ठीक है फरकान, तो आज का हम ये सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों को, बल्कि मैं इंकरेज करूंगा पार्टिसिपेंट्स को कि जरूर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी शेयर करें और पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो सवाल आप पूछेंगे, जो क्वेश्चन या क्वेरी आप रेज करेंगे, उसके सिर्फ आप नहीं सीख रहे होंगे, बाकी तमाम लोग भी उसकी वजह से सीखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर रेज करें। और ये दोनों इंसिडेंट्स जो ज्यूरिख का हमने बताया था और जो हमने आपसे कहा था स्टॉकहोम का, इसके हवाले से कल फिर हम आपसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इसमें क्या हुआ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज एंड स्टे सेफ। कल इंशाल्लाह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। Thank you so very much, sir.
Allah Hafiz and Hafiz. Take care. Good night.